Good afternoon. Good afternoon, sir. Afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. तो आपका एक जो पेपर है जिसमें 22 है उसमें असेसमेंट के बारे में बात करते हैं कि असेसमेंट क्या होती है, व्हाट आर द डिफरेंट पर्पसेस और ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इस तरह से जो थेरेपीज हैं वो साइकोलॉजी में जो थेरेपेटिक इंटरवेंशन है, जो अप्रोचेज हैं साइकोलॉजी में, उन अप्रोचेज को किस तरह से यूज किया जाता है असेसमेंट पे। तो जैसे कल भी डिस्कस हुआ था कि जब भी हम कोई पर्टिकुलर जो करेक्टरिस्टिक्स है, बिहेवियर की जो करेक्टरिस्टिक्स है, जो सिम्टम्स हैं, उन सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि वो जो बिहेवियर है क्यों हुआ, क्या उसके फैक्टर्स हैं ऐसे, तो उसके बेसिस पे ही वी आर एबल टू फाइंड दैट विच टाइप ऑफ इंटरवेंशन प्लान कैन बी प्रोसीड। तो अगर जैसे सपोज जैसे अनकॉन्शियस की बात है, पास्ट एक्सपीरियंसेस की बात है, उसके किसी भी एक पर्टिकुलर ट्रॉमेटिक सिचुएशन की वजह से वो पर्टिकुलर बिहेवियर है, जैसे कोई एक पर्टिकुलर कैंसर है किसी को, उस कैंसर की वजह से उसके मेंटल हेल्थ पे इन्फ्लुएंस आ रहा है, तो इस तरह से हमें पता चलता है कि उस बिहेवियर के बारे में कि वो पर्टिकुलर बिहेवियर है वो क्यों ऐसा हो रहा है। तो वो जो असेसमेंट में किस तरह से अप्रोचेज हेल्प करती हैं, हमें ये पता चलता है असेसमेंट in counseling approaches, in counseling। तो उसमें एक तो ये जो डिफरेंट अप्रोचेज हैं वो अप्रोचेज हमें असेसमेंट में हेल्प करती हैं। तो जिसमें हमने एक पढ़ा है, जो मैं दोबारा उस चीज को थोड़ा सा एक बार बताता हूँ कि जैसे इंटरव्यू, केस हिस्ट्री और जो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग जिस तरह से हमारे लिए हेल्पफुल हैं किसी भी एक प्रॉब्लम को असेस करने के लिए। तो एज ए साइकोलॉजी स्टूडेंट्स, लाइक व्हाट यू थिंक कि कौन सा एक मेथड जो है एप्रोप्रिएट मेथड है असेसमेंट का, कौन सा, मतलब अभी तक जो भी आपके समझ में आया है या जो भी अभी तक आपने साइकोलॉजी पढ़ी है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, लाइक हाउ वी कैन assess, how we can identify the problems, like which method is suitable? सर इंटरव्यू बेटर है। Yes, अखिलेश जी। मुझे लगता है इंटरव्यू बेटर है। इंटरव्यू बेटर है, ओके, क्यों? रीजन बीइंग उसमें हम देख सकते हैं साथ में और पूछ सकते हैं, अगर कोई जानकारी चाहिए है तो उनके बेसिस पे हम जो एनालिसिस कर सकते हैं वो थोड़ा आसान हो जाता है। ओके, तो मींस जो बेसिकली इन डेप्थ जो अंडरस्टैंडिंग है प्रॉब्लम को लेके वो इंटरव्यू से हो सकती है। गुड। इसका अगर थोड़ा सा टेक्निकली अगर हम बोलेंगे तो दैट कि जो हमारा क्वालिटेटिव मेथड जो है असेसमेंट का वो बेटर है अंडरस्टैंड करने के लिए। तो क्योंकि इंटरव्यू भी जो एक पार्ट है वो क्वालिटेटिव मेथड है असेसमेंट का। तो काउंसलिंग में जितना ज्यादा डेप्थ अंडरस्टैंडिंग हमें बिहेवियर के बारे में होगी, पता चलेगा, तो वो हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने में, और उसी के अप्रोप्रिएटली हम एक इंटरवेंशन प्लान जो है सेट कर सकते हैं। और कोई मेथड? एनी अदर मेथड? आपने देखा होगा उस दिन आप लोगों ने इंटर्नशिप का एक सेशन अटेंड किया था, तो मैम ने बड़े एलोबरेट करके बताया था केस हिस्ट्री को। तो वो भी एक मेथड है जो असेसमेंट के लिए जो बहुत एसेंशियल है। खासकर जब भी हम कोई भी एक टारगेट बनाते हैं, कोई भी हमारा एक पर्पस होता है असेसमेंट का, वो असेसमेंट
हमें डायग्नोसिस तो देती है, साथ साथ में हमें एक इंटरवेंशन भी सजेस्ट करती है। और जैसे केस हिस्ट्री है, उस दिन जैसे पेडिग्री चार्ट के बारे में बात हुई, जीनोग्राम के बारे में, उस दिन आपको बताया कि उसकी जो अलग अलग तरह की डिफरेंट डिफरेंट हिस्ट्री है वो किस तरह से मैटर करती है। तो कई बार ऐसा होता है कि सपोज क्लाइंट का जो इन्वायरमेंट है, एक जॉइंट फैमिली है, एक जॉइंट फैमिली में क्लाइंट रहता है, ठीक है, और उसकी एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। हो सकता है कुछ ऐसे फैक्टर्स हों उसी फैमिली में जो उसकी प्रॉब्लम को इंक्रीज कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो उसकी मान लो सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो थ्रू दैट केस हिस्ट्री वी आर एबल टू आइडेंटिफाई दीज पर्टिकुलर सोर्सेज, जो रिसोर्स हैं, जो असेट्स हैं, बेसिकली हमारी इंटरवेंशन में किस तरह से एक फैमिली जो है एक रोल प्ले कर सकती है। कैसे फैमिली के हो सकता है कि सिर्फ दो ही लोग ऐसे हैं जो उसकी बात को समझते हैं और उस चीज को वो कंसीडर। तो हमारी काउंसलिंग प्रोसेस में ये पता कैसे चला, थ्रू इंटरव्यू और थ्रू केस हिस्ट्री, एंड देन वी आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ दैट, एंड हम उसको एक, इसको बोलते हैं सुपरविजन काउंसलिंग। तो हम क्या करते हैं, हम उनको डायरेक्ट करते हैं और वो फिर क्लाइंट के ऊपर काम करता है डायरेक्टली। तो ये दैट इज सुपरविजन काउंसलिंग। तो उसमें केस हिस्ट्री लेना, डिटेल में एक पता होना एग्जैक्टली जो करंट सिचुएशन है एक होम एनवायरनमेंट में, किस तरह से उस क्लाइंट का बिहेवियर है, वो हमें एग्जैक्टली तभी पता चलेगा जब वी विल टेक इंटरव्यू ऑफ 1 और 2 फैमिली मेंबर्स। क्योंकि हो सकता है ये डिफेंसिव हो सकता है क्लाइंट उस चीज को एक्सप्लेन ना कर रहा हो सकता है कोई और ट्रॉमेटिक सिचुएशन हो, हिडन रखता हो चीजों को, तो उस चीजों से हमें हेल्प मिलती है। दूसरा, जितना भी अगर हम बात करें, सपोज जितने भी अप्रोचेज हैं, उन अप्रोचेज में अगर हम बात करें तो जो हमारा अनकॉन्शियस पार्ट है, जो हम टेक्निक्स जो यूज करते हैं साइकोएनालिसिस में, खासकर फ्रेडियन साइकोएनालिसिस है, उसके बाद में एडलर है, कर्न हर्नी है, कार्ल जूंग है, तो कल भी हमने डिस्कस किया था इन चीजों के बारे में, वो थेरेपेटिक अप्रोच जो है उसके बारे में पढ़ा था हमने। तो यहाँ अंडरस्टैंडिंग हमें होती है कि किस तरह से जो बिहेवियर है, उस बिहेवियर के क्या ऐसे फैक्टर हैं जो उसको डेवलप किया उस बिहेवियर को। तो अगर मान लो हम जब भी हमारे पास कोई क्लाइंट है, सपोज एग्जांपल के तौर पे कोई एक एडल्ट एक आता है, सपोज 27 ईयर ओल्ड, और वो आके बहुत सारी चीजें बताता है, बहुत सारी कहानी बनाता है, बहुत सारे मान लो तरह तरह के लोगों को क्रिटिसाइज करता है, वो कहीं कहीं डाइवर्ट भी होता है, किसी एक पर्टिकुलर एक या दो फैक्टर पे ज्यादा फोकस करता है कि मुझे हराश किया जा रहा है, ठीक है, एक वर्ड बोला जाता है, मुझे हराश किया जा रहा है, मुझे मेरा हरासमेंट हो रहा है। तो वो जो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी है, दैट वी आर एबल टू अंडरस्टैंड देयर इमोशनल स्टेट, और उसमें जो थ्योरी का जो डेवलपमेंट है, ठीक है, कोई मुझे बताएगा कि क्या असेसमेंट में जो अप्रोचेज है उनका क्या रोल है, क्यों है? जो भी अप्रोचेज है साइकोलॉजी में, वो बिहेवियर अप्रोच है, फ्रेडियन की साइकोएनालिसिस है, पोस्ट साइकोएनालिसिस है, साइकोडायनेमिक अप्रोचेज हैं, ठीक है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, तो असेसमेंट में क्या रोल है उनका? यस, एनीवन प्लीज। आई एम मेकिंग सेंस? आपको कुछ समझ आ रहा है या फिर ऐसे ही आप बैठे हैं? यस, मानसी। आपकी आवाज नहीं आ रही है मेरे पास है। तो जो भी जितनी भी रिसर्च और जो थ्योरेटिकल प्रिंसिपल्स बने हैं पर्सनैलिटी को जानने के लिए, जो डिफरेंट डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, उस वो एक पर्टिकुलर अप्रोच के बेस्ड पे डेवलप हुआ है, ठीक है। अगर हम देखें कि एक जो सराउंडिंग है, जैसे सोशल लर्निंग है, ठीक है, तो हमें देखना है कि एक बच्चे का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो क्या है। तो हमारा एक पर्टिकुलरली वी आर फोकसिंग कि जो उसका जो सोशल लर्निंग जो डेवलपमेंट है, सोशल लर्निंग कैसी है उसकी,
उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस का रिलेशन है सोशल लर्निंग से, उसका जो भी पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है उसमें सोशल लर्निंग का जो पार्ट है वो क्या है। तो अगर जैसे जैसे हमें पता चलेगा कि हाँ वो सोशली है, वो आइडेंटिटी भी है, वो ईगोसेंट्रिक भी है, वो इंटरेक्ट भी करता है दूसरे लोगों से, एक्सेप्टेंस भी है उसके अंदर, ठीक है, हेल्पिंग है, सपोर्टिव है, बहुत सारी चीजें हमें पता चलेंगी, तो कहीं ना कहीं हमें उस चीज को डील करने में हेल्प मिलेगी सेल्फ कॉन्फिडेंस को, दैट वी कैन टेक द एग्जांपल्स ऑफ देयर ऑन लाइफ, वो हमें इंटरवेंशन के टाइम पे हेल्प करेंगे। अगर हमें पता है साइकोएनालिसिस है, साइकोएनालिसिस में अगर कोई टेक्निक है, कोई मान लो पर्टिकुलरली कुछ भी हर चीज है जो ड्राइव है, इंस्टिंक्ट है, अगर हिडन है, प्री कॉन्शियस में है, उसके सब कॉन्शियस में है, तो वो असेसमेंट से हमें पता लगता है, ठीक है। जैसे फोबिया है, ठीक है, तो जैसे सीबीटी यूज होती है ज्यादातर फोबिया में, बिहेवियर थेरेपी यूज होती है, लेकिन फोबिया में भी इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि कहीं ना कहीं उसके जो अनकॉन्शियस में है कोई डर बैठा है, किसी एक कोई इंसिडेंट ने उसको इस तरह से बनाया है कि वो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से डरने लग गया है, तो हम वो कहाँ से असेस करेंगे, वो हम उन अप्रोच से, हमें कैसे पता चलेगा अगर कोई फोबिया टर्म आ जाती, हमें कैसे पता चलता है कि फोबिया के पीछे जो रीजंस हैं वो सबकॉन्शियस और उसका अनकॉन्शियस भी हो सकता है, या फोबिया एक लर्निंग भी हो सकती है कि उसने वो लर्न कर रखा वो बिहेवियर, वो लर्निंग भी एक उसका पार्ट हो सकती है। तो कहीं ना कहीं वी आर एबल टू कनेक्ट द साइकोलॉजिकल जो अप्रोचेज हैं, काउंसलिंग अप्रोचेज हैं, उनको हम एक असेसमेंट में एक असेट्स के रूप में लेते हैं। तो साइकोथेरेपी के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। मेन आपके जो कंटेंट हैं वो जो आपके 21 सब्जेक्ट है सेम ऐसे ही है, बल्कि वहां थोड़ा और अच्छे से एलोबरेट किया हुआ है, यहाँ समराइज करके लिखा हुआ है। तो जैसे लाइफ ऑफ मेंटल लाइफ, यस अदीपा वांट टू से समथिंग। सर एक अगर क्वेश्चन हम देख, जी जी सर, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है सर, हम लोग की जो ये 3 थियोरी सब्जेक्ट्स हैं सर, तीनों थोड़े मिक्सअप हो रहे हैं। आई मीन टू से हमें लग रहा है तीनों में हम सेम ही चीज पढ़ रहे हैं। नहीं, ये तो अच्छी चीज है, आपको एक ही मेहनत में तीनों चीजें मिल रही हैं, ठीक है। सर आपको इस जो डिफरेंशिएट नहीं कर सब्जेक्ट पा है रहे। 22 जो सब्जेक्ट है उसमें यस ज्यादा सर। फोकस ये रहता है कि किस तरह से ये जो अप्रोचेज है साइकोलॉजी की, ये अप्रोचेज किस तरह से हेल्प करती हैं प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने में। और जो आपकी काउंसलिंग अप्रोचेज वाला जो है 21 है, और 23 जो है इंटरवेंशन वाला, जो उसमें ज्यादातर ये उसमें तो ये बताया कि अप्रोचेज क्या होती हैं, कैसे होती हैं, जो पहले वाला है 21। 23 में आपको इंटरवेंशंस बताई हैं कि भी उसी अप्रोचेज के बेस पे ट्रीटमेंट कैसे होता है उन चीजों का, ठीक है। तो एक तो है फर्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग अबाउट कि वो अप्रोचेज क्या है, दूसरा है उसका असेसमेंट कैसा होता है उन अप्रोचेज के थ्रू, और तीसरा जो है वो है इंटरवेंशन, जो अप्रोच जो है टेक्निक जो होते हैं, इंटरवेंशन, असेसमेंट एंड अप्रोचेज, जो काउंसलिंग अप्रोचेज है, ये बताया गया है। लेकिन ये अच्छी बात है क्योंकि जो कंटेंट है आप देखोगे तो सिमिलर से कंटेंट है, बार बार रिपीट होते हैं, वो तीनों के तीनों में बार बार रिपीट होते हैं। तो आपका क्वेश्चन आ सकता है हाउ द साइकोडायनामिक कैन हेल्प इन असेसमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। तो आप वहां पे भी यही लिखेंगे कि भाई उनके डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं, तो उनको हम असेस करते हैं, उनके ईड ईगो सुपर ईगो को देखते हैं, उनके कॉन्शियस अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस पार्ट को देखते हैं, ठीक है, उनकी जो स्टेजेज हैं, डिफरेंट स्टेजेज हैं, तो उसमें देखते हैं कहीं किसी तरह का, जैसे एक स्टेज होती है भी उसमें इलेक्ट्रा कॉन्फ्लिक्ट है, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स है, वो क्यों हुआ डेवलप, तो वो असेसमेंट हमें बताती है। यानी उसके बेसिस पे हमें पता चलता है कि ओके भी ये जो बच्चा है दैट ही इज वेरी एग्रेसिव ऑन फीमेल, या एक फीमेल है इज वेरी एग्रेसिव ऑन मेल, तो उसमें कहीं ना कहीं ये तो नहीं है कि इनका जो फीमेल का इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है या मेल का इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स है, वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस तो नहीं कर रहा उस प्रॉब्लम को। तो ये असेसमेंट हमें पता चलती है, और उसके बेसिस पे ही, असेसमेंट के बेसिस पे ही दैट वी आर गिविंग इंटरवेंशन। फिर हम क्या करते हैं, वो जो अगर हमें पता चला कि कॉम्प्लेक्स हैं, तो फिर उसी अप्रोच से साइकोएनालिसिस के अप्रोच से ही हम उसके अनकॉन्शियस पे काम करते हैं, तो सबकॉन्शियस पे काम करते हैं, जो पर्टिकुलरली धीरे धीरे जिसमें
टेक्निक आ जाती है, फ्री एसोसिएशन है, ड्रीम एनालिसिस है, इस तरह से ये टेक्निक है कि उसी चीज को बाहर निकालना। लेकिन ये जो 22 है ये क्या बताता है कि आपको किस तरह से वो अप्रोच असेसमेंट में हेल्प कर सकती है। यानी उसी चीज को आप असेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे, दैट विल कम इन 22। आप अगर उसको डिस्क्राइब करते हैं नॉर्मली, दैट विल कम इन 21। और जो 23 है दैट विल इंटरवेंशन पार्ट, कि वो वही अप्रोचेस किस तरह से यूज होती हैं इंटरवेंशन। ठीक है, तो समझ में आया? यस सर, थैंक यू। हाँ, लेकिन इसका बेस्ट वे मैं बताता हूँ आपको करने का। आप हर एक अप्रोच का एक नोट्स बनाओ, एक पेज का, हर एक अप्रोच का। ठीक है, वो सारी अप्रोच रिपीट हो रही हैं तो एक अप्रोच बनाओ, एक नोट्स बनाओ एक पेज का, और उसमें आप फोकस करो कि किन किन चीजों को आप असेसमेंट में रख सकते हैं, किन किन चीजों को आप ट्रीटमेंट में रख सकते हैं, या आपको डिफाइन करना पड़े कि भी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट कैसे होता है, तो उस अप्रोच के अकॉर्डिंगली क्या है, कैसे, फिर दूसरी अप्रोच का। ऐसे करके आपको अप्रोच याद रहेंगी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप अप्रोच याद कर लोगे, कोई भी चीज आती है यू विल मेंशन देयर और डेफिनेटली यू विल गेट मार्क्स। तो उस चीज को स्टेप्स वाइज आप उस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। तो साइकोएनालिसिस में बेसिकली जो उसका मेंटल लाइफ है उसके बारे में है, उसके इंस्टिंक्ट जो है, कि अगर हमें पता चला असेसमेंट में किस तरह से कि भी ईड बेस्ड है उसकी पर्सनालिटी, ये कोई एक 30 साल का इंसान है लेकिन आज भी अपने बच्चों के साथ भी मजाक करता रहता है, किसी चीज को सीरियस नहीं रहता, कोई भी चीज कितनी सीरियस चीज हो उसको वो ऐसे ही लगती है। तो यहाँ क्या हुआ कि वो ईड जो है हावी है, ईड डोमिनेंट पर्सनैलिटी है, एंड दैट्स व्हाई दैट पर्सन इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड रियलिटी, और वो उस रियलिटी से दूर होके बात कर रहा है। तो हमें क्या करना होता है, उसको रियलिटी पे लाना होता है। उससे पहले क्या करना होता है कि हमें उसको इंसाइट देनी होती है दैट यू आर नॉट सीरियस, और जो भी मान लो पर्टिकुलर वो सीरियस क्यों नहीं है, उसकी जो रियरिंग हुई है पर्सनैलिटी की जिस तरह से, हो सकता है उसको अपॉर्चुनिटी ना मिली हो सकता है उसके पेरेंट्स ने ध्यान ना दिया हो सकता है वो पैम्पर करके रखा हो सकता है कि उसको बड़े हो उससे ज्यादा घर में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो कनेक्शन जो है वो नहीं बन पाता। तो वो कनेक्शन बनाने के लिए दैट वी हैव टू गिव इनसाइट लाइक विच टाइप ऑफ इम्प्रूवमेंट ही और सी नीड, तो तब जाके वो है धीरे धीरे वो रियलिटी बेस्ड आने लग जाता है। तो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है काउंसलिंग का। बट असेसमेंट कैसे हुई, असेसमेंट हुई उसके बिहेवियर से, और उसको हमने कनेक्ट किया किससे कि वो ईड बेस्ड है, ईड डोमिनेंट पर्सनैलिटी है, तो उसकी वजह से उसका जो एडजस्टमेंट है वहां प्रॉब्लम आ रहा है। तो वहां एक असेसमेंट के पार्ट से हम उस चीज को करते हैं। ठीक है, दूसरा डिफेंस मैकेनिज्म जो है उसका भी बहुत बड़ा रोल है। जैसे अगर जनरली अगर हम देखें, ये तो सिंपल सा पॉइंट आप समझ पाएंगे इस चीज को, कि सपोज किसी के मार्क्स नहीं आते एग्जाम में, या किसी को जॉब नहीं मिलती, इंटरव्यू दिए 10 इंटरव्यू दिए उसके बाद जॉब नहीं मिली, तो वो बोलता है मेरा कम्युनिकेशन ठीक नहीं है, मेरा ये ठीक नहीं है, मुझे जॉब चाहिए नहीं थी, बहुत दूर थी जॉब, सैलरी कम थी, मुझे लोग अच्छे नहीं लगे वहां पे, मुझे कोई एनवायरनमेंट अच्छा नहीं लगा। व्हाई द पर्सन इज यूजिंग दिस स्टेटमेंट्स? अगर ये सारी चीजें हैं तो वो इंटरव्यू देने क्यों गया? या उसकी नीड नहीं है, बेसिक नीड है कि उसकी नीड तो है बट उसको जॉब नहीं मिलती, तो वो मान लो डिफरेंट टाइप के एक्सक्यूजेज जो है वो देने लग जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है उसमें, वो क्या यूज कर रहा है साइकोएनालिसिस के अकॉर्डिंगली? डिफेंस मैकेनिज्म। एग्जैक्टली, कि वो डिफेंसिव हो रहा है, वो डिफेंस मैकेनिज्म है। जो ये एक रैशनलाइजेशन है जो आपकी स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे, तो वो रैशनलाइजेशन जो है वो बेसिकली रैशनल देता है उस चीज के, एक्सप्लेन करता है कि मैं इसलिए मुझे जॉब नहीं चाहिए, मुझे इसलिए ये है, मुझे अच्छा नहीं लगता, वो अवॉइड करता है। आपने सुना होगा ना, स्टोरी सुना होगा फॉक्स एंड ग्रेप्स, है ना, अंगूर खट्टे हैं, तो वो क्या है, वो रैशनलाइजेशन है। तो वो हमें पता चलता है कि भी हाँ दैट पर्सन इज नॉट वर्किंग ऑन एक्चुअली व्हाट रिक्वायर्ड, वो डिफेंसिव हो रहा है। तो वो क्या होगा, उसको वो हैबिट होगी, उसको बार बार उस चीजों से वो होगा, और धीरे धीरे क्या क्या स्टार्ट हो जाएगा उसमें, धीरे धीरे क्या चीज डेवलप होगी। अगर वो बार बार डिफेंसिव होगा, रियलिटी से दूर होगा, तो क्या चीज डेवलप हो सकती है? डिप्रेशन।
डिप्रेशन भी है लॉन्ग टर्म, बट एंजाइटी, स्ट्रेस, ये चीजें ईगो सर, ईगो। हाउ ईगो विल, ईगो कैसे? ईगो तो बल्कि उसको ये बताएगी, वो डिफेंस मैकेनिज्म से ईगो नहीं हो, हेल्प करेगी ईगो। तो ईगो उसको बेसिकली रियलिटी प्रिंसिपल बेस्ड है ईगो, तो वो रियलिटी बताएगी उसको कि भी आप है ना ये जानबूझ के आपको जॉब मिलती नहीं है, तो आप इसलिए आप ये इस टाइप की चीजों को यूज कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। ठीक है, ईगो उसको बैलेंस करती है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ है, कोई भी पर्टिकुलर बिहेवियर है, कोई भी पर्टिकुलर जैसे repression, unwanted and acceptable thoughts, feeling, memories are pushed into the unconscious because they are recalled may be painful or fearful. Many women repress sexual abuse. ठीक है, तो वो रिप्रेशन है, जो भी ट्रॉमेटिक सिचुएशंस हैं, हम अगर बात नहीं करते उस चीज के बारे में, जब भी उस तरह की कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको एंजाइटी होने लग जाता है, उसको स्ट्रेस होने लग जाता है। ठीक है, वो उसको बाहर नहीं निकालता। तो हमें ये पता कैसे चलेगा, ये उस थ्योरी में पता चलेगा कि भी ओके दिस इज रिलेटेड टू डिप्रेशन, कि ये अपनी चीज को हिडन रखना चाह रहा है, ये एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहा है। आपने देखा होगा कि कई बार ऐसे, अगर शॉर्ट वे में अगर बात करें तो कोई ऑफिस है, उस ऑफिस में आपका कलीग है और वो बड़ा सहमा सहमा सा रहता है, या पर्टिकुलर कोई वो बहुत एग्रेसिव हो जाता है तो उसको डर लगता है, वो किसी और पे एग्रेशन कर रहा है लेकिन दूर बैठे एक इंसान को डर लग रहा है। तो क्या है, वो रिप्रेशन है। वो पर्टिकुलरली इस तरह के इंसिडेंट को फेस नहीं करना चाहता और वो उस चीज को अवॉइड करने की कोशिश करता है। वो वहां से चला जाएगा, वो अंदर जाके रोने लग जाएगा, वो चिल्लाने लग जाएगा वहां। तो वो रिप्रेशन है कि उसके हिडन जो है इनको पार्ट में जो कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, उस वो गुस्सा होने पे वो डर लगता है, कोई भी गुस्सा होता है तो उसको बहुत डर लगता है। तो इसका मतलब हीलिंग जो है, वो जो डीलिंग है, वो जो इंटरवेंशन है, वो यहाँ होनी चाहिए। तो ये हमें बताएगा कौन? This is based on this repression. And what is the repression? Repression is a defense mechanism. Defense mechanism is what? This is the part of psychoanalysis. तो इस तरह से हेल्प करती हैं हमें थ्योरीज असेस करने के लिए। तो ये कुछ बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म है, रिएक्शन फॉर्मेशन है, इंट्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन है, डिप्लेसमेंट है। ठीक है, तो हम अलग अलग तरीके से हम करते हैं, एंड दीज आर समटाइम्स दीज आर नॉर्मल आल्सो, like in some situation, in some circumstances we are using these to avoid our anxiety or stress. तो वो एक लिमिट तक ठीक होता है, बट एक्सेस हो जाता है उन चीजों का तो कहीं ना कहीं वो हमारी पर्सनैलिटी को डाइवर्ट करता है, कहीं ना कहीं जो हमारे इमोशनल सिस्टम है उसको डाइवर्ट करता है। जैसे कोई भी एक मान लो कुछ भी ऐसे करप्ट नहीं है, उसको बहुत बुरा लग रहा है, उसको मान लो देखा नहीं जाता उससे, लेकिन वो घर जाता है, गुस्सा किसी और चीज पे निकालता है, वो एक्सप्लेन नहीं करता उस चीज को। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो उसका जो सिस्टम जो डेवलप हो रहा है, वो डेवलपमेंट जो है, वो जो डेवलपमेंट है, वो डेवलपमेंट कहीं ना कहीं उसको इन्फ्लुएंस करता है। तो ये हमें पता चलता है काउंसलिंग में। अब आपके पास बहुत सारे केसेस आएंगे, आप साइकोलॉजिकल टेस्ट स्टार्टिंग में ही नहीं कर सकते। हम एक इंटरव्यू लेते हैं, जैसे विशाल ने बताया, तो एक केस हिस्ट्री लेते हैं, तो उस केस हिस्ट्री में अगर हमें ये थ्योरीज पता है, ये अप्रोचेज हमें पता है, तो ये क्या हेल्प करेंगे, हमें ये बताएंगे कि ये प्रॉब्लम कहाँ से रिलेटेड है, ये प्रॉब्लम किस चीज से कनेक्ट है और कहाँ जाके हमें इंटरवेंशन देनी है। ये चीजें हमें इस चीज के बारे में बताती हैं। जैसे साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट है साइकोएनालिसिस में, कि हमने देखा कि भी किस तरह से उसका एक पर्सनालिटी का डेवलपमेंट हुआ। जैसे मैंने अभी बताया था, एक ओडिपस कॉम्प्लेक्स है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स है, तो ये चीजें डेवलप होती हैं। अगर आप देखोगे तो इन्फेंट फॉर्म identification with his father, Oedipus complex appear in this stage is considered sexual catechism of for the parent of the opposite sex. मान लो जेंडर का मेल का फीमेल के साथ है और फीमेल का मेल के साथ है। अब जैसे होता है कि भी फादर जो है, डॉटर्स जो है, वो फादर्स के ज्यादा कनेक्टेड होती है या उनका जो रिलेशन है वो ज्यादा अच्छा माना जाता है। लड़का जो है वो मदर के साथ में जैसे इंटरेक्ट करता है, तो ये आपस में कॉम्प्लेक्स क्रिएट हो जाता है। अगर उसमें कोई फॉल्ट हो जाता है,
ठीक है। फॉल्टी कब है कि मान लो कोई उन्होंने देखा कि भी देयर इज ए, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ कि भी मदर फादर जो है, मदर फादर का जैसे सेक्सुअल रिलेशनशिप है और मदर एंड फादर हैं, मान लो एक पर्टिकुलर पोजीशन में, दे आर इन सेपरेट रूम और वो मान लो इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, ठीक है। एंड मदर इज लाइक सपोज क्राइंग एंड दिस इज ए प्रोसेस, बट बच्चा जो है उसको समझ नहीं आता, उसको सिर्फ ये दिखाई दे रहा है माय मदर इज क्राइंग, तो वो एक कॉम्प्लेक्स क्रिएट हो जाता है उसको, और वो उसको हिडन रखता है। और आगे जाके उसका जो एग्रेशन है, जैसे खासकर जैसे फादर, अंकल, मेल, बड़े जो डोमिनेंट है, मेल जो पर्सनैलिटी है, या कहीं ना कहीं कनेक्शन होता है कि जहाँ कोएड सिस्टम है और वहां उनको उसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करेगा वो मेल को लेके, उसका एक अलग तरह का हो सकता है। तो जहां प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई, लेकिन उसकी धीरे धीरे पर्सनैलिटी बढ़ेगी, उसकी एंजाइटी डेवलप होगी, उसको कभी पर्टिकुलर एस्पेक्ट से रिलेटेड है। वो जो एस्पेक्ट है, अगर हमें उस चीज का पता चल जाता है तो हम वहां जाके हीलिंग कर सकते हैं। हमें पता, क्योंकि सबसे जरूरी चीज यही है कि व्हाई द पर्सन इज डूइंग दिस बिहेवियर। जब तक अगर हमें नहीं पता चलेगा वो, तो हम उसका सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे। जैसे ईड इको सुपर ईगो का मैंने एग्जांपल दिया, ईड का ऐसे। अब कई बार क्या होता है कि जैसे दिस इज आल्सो वन केस स्टडी की वन पर्सन इज लाइक वेरी सोशल, उसका सुपर ईगो आई है, वो अपना खुद का नुकसान करके और पूरा समाज सेवा में वो बहुत इन्वॉल्व हो जाता है। लेकिन उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके पीछे जो उसकी फैमिली है, उसके फ्रेंड्स हैं, उसकी जो रोल है जो उसकी लाइफ का, कि अपने बच्चों के लिए उसको क्या करना है, अर्निंग करनी है, क्या करना है। तो एक ये स्टेज है, इज दिस एप्रोप्रिएट और नॉट, कि भी एक आदमी सोशल वर्क कर रहा है, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, अपनी पूरी डेडिकेशन से पूरा उनका जुनून लग जाता है और वो उस चीज में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। लेकिन उसका जो बैकग्राउंड है उसमें ये है कि उसकी जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फैमिली के लिए है वो पूरी नहीं कर रहा। तो व्हाट इज दिस? दिस इज एप्रोप्रिएट और नॉट? Not appropriate. हाउ you can say that Because person he is is not taking care of his mental health. uh-huh. So that's why it's not appropriate. First, a person should be mentally appropriate and should relate these things to others. Then he can do more good work in socially. ओके, अगर This मैं is how. बोलूं कि वो एक सोसाइटी के लिए काम कर रहा है, इतना अच्छा काम कर रहा है, उसकी वजह से काफी लोगों को हेल्प हो रही है, तो But he first should take care of himself, of his mental health. क्योंकि नहीं, सर ऐसे मेंटल भी हेल्थ cases तो आते अच्छा हैं. है, बट दैट पर्सन इज नॉट परफॉर्मिंग वेल इन देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसकी जो घर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भाई घर में जो पैसा देना है, बच्चों की पढ़ाई है, ठीक है, केयर है, फैमिली केयर है, वो नहीं कर रहा और वो सोशल वर्क जा रहा। यस नीतू। सर उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी तो उसकी अपनी फैमिली है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसकी पहले। तो इस केस में मान लो आपको, अगर आपके पास सपोज कोई ऐसा आता है, ठीक है, तो क्या आइडेंटिफाई करेंगे आप? मतलब हाउ यू विल कोरिलेट विद द थ्योरी एंड क्या आइडेंटिफाई करेंगे? सर फाइंड आउट द रीजंस व्हाई ही इज इग्नोरिंग हिज प्रायोरिटी और व्हाई ही इज इग्नोरिंग हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट। ओके, सर पहले तो केस हिस्ट्री आप देखेंगे कि क्यों ऐसा हो रहा है।
वजह से आप पूछो के क्वेश्चन जैसे कि भी वो बहुत इमोशनल है, बहुत सोशल है वो पर्सन, उसकी पर्सनैलिटी इस तरह से रही है, उसने हमेशा पेरेंट्स ने उसके चाइल्डहुड में ये सिखाया है कि दुनिया बहुत इम्पोर्टेंट है, समाज बहुत इम्पोर्टेंट है, उसकी रक्षा करो, उसका टेक केयर करो, उसके लिए सर्व करना है आपको। सर वो उसकी उसको अपनी मोरल वैल्यूज ज्यादा हाई हो रही है। इट मींस मोरल वैल्यू हाई हो रही है, तो यू विल कनेक्ट दैट कि वो जो सुपर ईगो जो है वो है। अगर मान लो ईट भी अगर डोमिनेट है पर्सनैलिटी तो भी इशू है, क्योंकि उसको एडजस्टमेंट का इशू आएगा। अगर सुपर ईगो जो है उसका अगर मान लो हाई है तो भी प्रॉब्लम होगी एडजस्टमेंट में। तो उसको हमें क्या करना होता है, दैट हमें उसको अंडरस्टैंडिंग देनी होती है, रियलिटी जो है बेस्ड है, कि उसका जो ईगो जो है वो वर्क करे, वो उसके रियलिटी प्रिंसिपल्स को समझे, उसके बिहेवियर को समझे, और उसको कहीं ना कहीं हम एक ग्रुप थेरेपी भी है जो एक फैमिली में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, किस तरह वो अपने काम को डाइवर्ट करके थोड़ा बहुत अपनी फैमिली के लिए स्टार्ट करे। ठीक है। दूसरा क्योंकि वो तो थोड़ा ओपन होते हैं, इमोशनली स्टेबल भी होते हैं, वो ज्यादा प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं समझते इस तरह के लोग। तो वो भी चीजों है कि उनको कंसर्न जो है, उनकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, उसके लिए काउंसलिंग करना होता है। तो क्या करेंगे हम कि उसमें जो सुपर ईगो है उसके बारे में इंसाइट डेवलप करेंगे, दैट यू आर डूइंग दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यू आर अवॉइडिंग दिस। तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, किस किस तरह के जो नुकसान है वो आपकी फैमिली को और आपको हो रहे हैं, आपका सोशल कैपिटल किस तरह से इन्फ्लुएंस हो रहा है, या आपका सेल्फ जो है वो किस तरह से डाइवर्ट हो रहा है। तो इस तरह से हम उनकी इंसाइट डेवलप करते हैं। बट इफ वी आर एबल टू, अब नॉर्मली अगर हम बाहर देखेंगे, हम कैंप लगाते हैं, ठीक है, कोई कैंप लगाते हैं और उसमें हम देखते हैं कि लोगों की पर्सनैलिटी असेस करनी है, और हमें पता चला कि 10 लोग बताते हैं कि भाई ये जो पर्सन ए है ये तो बहुत सोशल है, बहुत सेवा करता है लोगों की, बहुत दूसरे लोगों की हेल्प करता है। तो अगर लेमैन देखे हम बात करें तो वो सबसे ऊपर होगा, उसको बोला जाएगा कि दैट इज अ गुड पर्सनैलिटी। लेकिन उसके जो अंदर में जो पर्टिकुलरली जो चीजें हैं, जो उसकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हाउ दैट पर्सन इज परफॉर्मिंग देम, उसका जो हर एरिया में जो रोल है उसको किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, तब हम जाके असेस करते हैं कि हाँ उसकी पर्सनैलिटी कैसे है, रादर देन दैट वी आर लुकिंग वन पार्ट एंड वी आर फोकसिंग ऑन वन पार्ट। तो इस तरह से हमें हेल्प मिलती है पर्सनैलिटी को समझने में, साइकोएनालिसिस में खासकर। तो साइकोएनालिसिस में जो आप जो चीजें बोल रहे हो ज्यादातर फोकस है, क्या फोकस है साइकोलॉजी में, मैंने कल भी डिस्कस किया था कि 3 मेजर चीजें हैं। कौन कौन सी हैं? व्हाट इज साइकोएनालिसिस? जो फ्राइड ने है वो क्या फोकस किया है? यस, आपने असाइनमेंट भी बनाई होंगी, आपने 3 पेपर पढ़ रहे हैं, सब में मेंशन है, फर्स्ट ईयर में भी था कहीं। तो किन चीजों पे फोकस किया है? यस, कुछ भी जो भी आपको पता है, गलत सही। यस हिमांशु? ईट ईगो सुपर ईगो, यानी स्ट्रक्चर ऑफ द पर्सनैलिटी है एक तो, ईड ईगो सुपर ईगो। ओके गुड। और याद होना चाहिए आपको, वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट साइकोएनालिसिस, तो फ्राइड ने काम किया जिसमें कि उसने एक तो बिल्कुल सही बोला कि जो स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी है, ईड ईगो सुपर ईगो, वो बताया। फिर उसने कॉन्शियसनेस के 3 लेवल बताए हैं, कॉन्शियसनेस, सबकॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियस। ठीक है। उसके अलावा जो उसने डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में बताया है कि भी जो एंजाइटी जो होती है उसको हम अवॉइड करते हैं, डिनाई करते हैं, उसको प्रोजेक्शन करते हैं, ठीक है, रेशनलाइज करते हैं उसको। तो ये इस तरह से उन्होंने बताया कि किस तरह से हम जो हमारी एंजाइटीज जो है हमारा, उन चीजों को किस तरह से हम ढक देते हैं। और इसके साथ में उन्होंने स्टेजेस बताई हैं, साइकोसेक्सुअल स्टेजेस हैं, जो 5 स्टेजेस हैं। यस पिंकी? सर ये सबकॉन्शियस और प्री कॉन्शियस सेम होते हैं क्या? हाँ, सबकॉन्शियस प्री कॉन्शियस सेम है, यानी कॉन्शियस से पहले की जो स्टेज है। ठीक है, कोई एग्जांपल देना चाहेगा सबकॉन्शियस का? सुबह जो ब्रेकफास्ट किया। सर मैं बता देती हूँ। हम सो रहे होते हैं और हमें एकदम से लेकिन नींद में भी हमें कुछ चीजों का सबकॉन्शियस हमारा माइंड होता है, हम कुछ चीजों को
जैसे अगर किसी ने मूवमेंट किए तो हमारा माइंड थोड़ा सा एक्टिव होता है, बट प्रॉपरली कॉन्शियस नहीं होता उस टाइम पे। बट याद करने पे याद आ जाए तुरंत, याद कॉन्शियस याद आ जाए। ओके, यस मोनी। सर आई वांट टू स्पीक। जी जी बताइए। सर सबकॉन्शियस माइंड आई थिंक समथिंग विच इज बिहाइंड द कर्टन, जैसे कुछ चल रहा होता है हमारे माइंड में, है ना, कि हम सोच रहे हैं अच्छा ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, बट राइट नाउ हम किसी और एटमॉस्फेयर में होते हैं, बट हम सोच किसी और इन्वायरमेंट के बारे में होते हैं, कुछ भी व्हाटएवर इस टाइप से। तो वो जो सबकॉन्शियस माइंड में हम जो इतना विजुअलाइजेशन कर रहे होते हैं, इमेजिन कर रहे होते हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड है, वहाँ वो काम कर रहा है। लेकिन राइट नाउ अगर मैं खाना खा रही हूँ या मैं टीवी देख रही हूँ, तो मुझे ये भी पता है कि हाँ न्यूज आ रही है सामने, बट न्यूज में क्या आ रहा है आई कैन नॉट टेल यू, आप मुझसे पूछोगे तो मुझे नहीं पता, बट पता है न्यूज चल रही है, बट अंदर माइंड में कुछ और चल रहा है। आई थिंक दिस मेक्स द डिफरेंस। एंड अनकॉन्शियस तो ऑब्वियसली जो बिल्कुल हिडन है, जो मतलब जो आप बता रहे हैं सबकॉन्शियस है, तो इसका मतलब वो विजिबल, कुछ हद तक विजिबल है। जी, वी कैन दैट इज फोरसीन टाइप, मतलब आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है, मतलब मेरे अकॉर्डिंग ये है कि सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव है, बट वो थोड़ा थोड़ा सा पैसिव फॉर्म में है। जैसे आप बटन ऑन करोगे तो वो स्टार्ट हो जाएगा, हो जाएगा। अगर सपोज इफ यू आर टॉकिंग टू योर फ्रेंड, आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, अभी बात करो मेरा एग्जाम है ऐसे है, लेकिन उसका और आपका कुछ मतलब फोन पे बात हुआ कि यार वो टॉपिक पे हम क्या ये डिस्कस करेंगे, तो वो हमारा चल रहा है कि कब ये टॉपिक शुरू करे और मैं वो बात करूंगी इस टाइप से। मतलब वर्किंग हमारा सबकॉन्शियस माइंड के पीछे काम, दिमाग हमारा माइंड जो है सबकॉन्शियस थॉट पे कर रहा है, लेकिन हम काम कॉन्शियस वाला तो करना ही पड़ेगा, बिकॉज वी आर इन अ कॉन्शियस स्टेट, है ना, वो तो बाय डिफॉल्ट है। जब हम डायरेक्टली किसी एनवायरनमेंट से अटैच करते हैं चीज को और हमें याद आता है, दैट इज कॉन्शियस माइंड। ठीक है, वो सबकॉन्शियस, दैट इज कॉन्शियस। ठीक है, वो कॉन्शियस है। मान लो कि हो सकता है हम एक साथ, जैसे अभी हम बातें कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि बहुत सारी चीजें हम यहाँ सामने दिखेंगे, लेकिन जहाँ कनेक्शन होता है उस एनवायरनमेंट से रिलेटेड, तो दैट इज आल्सो वन पार्ट ऑफ कॉन्शियस। ठीक है सूर्या। सर जब हम लोग कार ड्राइव करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली होता रहता है, तो वो शायद सबकॉन्शियस में रहता है कि हाउ टू ड्राइव द कार, बट हमारे कॉन्शियस माइंड में तो ये नहीं होता है कि हमें इसके बाद ये प्रेस करना है, उसके बाद वो प्रेस करना है, बट ऑटोमेटिकली वो होता रहता है, तो दैट इज प्रोबेबली इन द सबकॉन्शियस माइंड। ओके ठीक है, वो कुछ हद तक मतलब वो कॉन्शियस से थोड़ा सा मान लो नीचे वाली साइड में है, क्योंकि दैट इज आल्सो रिलेटेड टू दैट एनवायरनमेंट। जतिन। सर जैसे पुरानी जो सिचुएशन जो घटी होती है उनको इजीली रिकॉल कर पाना। एग्जैक्टली, यस सर। यहाँ क्या है, यहाँ हम उस डेली प्रैक्टिस में नहीं होते, ठीक है, और लेकिन वो हमारे अंदर में, जैसे कि मैं, आप लोगों में से कितने लोगों ने साइकिल चलाई होगी, ठीक है, काफी लोगों ने चलाई होगी, लेकिन आपकी प्रैक्टिस में वो चीज है नहीं कई सालों तक। लेकिन जब आपको अगर साइकिल चलाने के लिए दिया जाए और आप बहुत अच्छे से साइकिल चला लें, थोड़ी सी देर में ही आप उसको बहुत अच्छे से चलाने लग जाते हैं, दैट इज द सबकॉन्शियस पार्ट। ठीक है, बट रियलिटी जो इन्वायरमेंट है, करंट इन्वायरमेंट है, उससे रिलेटेड जो चीजें हो रही हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ कॉन्शियसनेस। और जब हम बात करते हैं सपोज साइकोएनालिसिस की, अगर हम क्योंकि काउंसलिंग की बात कर रहे हैं, तो हमें पता चले कि भी जब भी हमारे पास कोई क्लाइंट आता है, सपोज वो बोलता है कि भी मैं जो एग्रेशन है मैं उसको कंट्रोल करता हूँ, ठीक है, तो ये जो बोलना है वो इसका कॉन्शियसनेस है, हो सकता है, बट क्या उसको एक्चुअली वो चीज फॉलो करता है कि नहीं करता है। कि जब गुस्सा आता है, एग्रेशन आता है, और उस एग्रेशन में उसका ऑटोमेटिकली जो बिहेवियर है, इमोशंस है, वो कंट्रोल होते हो, तो दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ सबकॉन्शियस। कि वो जो अपनी स्किल्स, जो एबिलिटी, इनेट एबिलिटी जो है, या जो उसके अंदर में जो ताकतें हैं, जो उसका कंट्रोल करवाने में जो उसने अपना बिलीफ सिस्टम क्रिएट कर रखा है, वो उसको उजागर करता है। लेकिन अगर वो रेगुलर मान लो कि भी गुस्सा करता है, जैसे सर्कस है, कोई सर्कस में कोई एक जोकर है, उस जोकर पे एक आदमी गुस्सा करता है, मुझे कहा गुस्सा किया उसने और ये सब कुछ किया, दैट इज द पार्ट ऑफ कॉन्शियस। यानी जो हमारे
पास्ट जो रिलेशन है उसमें जो चीजें होती हैं, जो भी पर्टिकुलरली सपोज एक पर्टिकुलर, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि भी मदर फादर के रिलेशन को देख के उसको ये लगा कि भी मेरा माय फादर इज क्रूर, वो बहुत निर्दयी है, तो वो जो चीजें हैं वो डेवलप हुई, लेकिन उसको वो सबकॉन्शियस पार्ट है उसका, वो जब भी उस किसी चीज को देखता है, इस तरह से डोमिनेंस देखता है किसी मेल का, तो उसको उस तरह की, वो उस बात को याद नहीं करता, लेकिन उसके अंदर जो मूवमेंट्स हुए हैं, इमोशनली जो ब्रस्ट हुआ है, जो इमोशनली जो डिस्टोर्शन हुआ है, उस डिस्टोर्शन को वो अपने साथ रखता है कि इमीडिएटली वो फोर्स जो है उस कंडीशन का आता है, फोर्स जो है वो वहां से आता है और वो गुस्सा आ जाता है उसको, तो दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ। और बहुत सारी चीजें जो है डेप्थ में है, जिनको देख पाना मुश्किल है, जिनको याद कर पाना मुश्किल है, जिनकी अवेयरनेस नहीं है एक इंडिविजुअल को, तो वो जो क्या है, सपोज एक इंडिविजुअल हमारे पास आता है कोई और हम गुस्सा कर, वो बहुत एग्रेसिव है, नेगेटिव थॉट्स हैं, बट हम उसकी असेसमेंट कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, हमें ये तो पता चल गया कि इसके पास्ट में कुछ ना कुछ है, बट वी आर नॉट एबल टू फाइंड आउट कि भी क्या है, तब हम उसका प्रोजेक्टिव टेस्ट करते हैं, तब उसका फ्री एसोसिएशन करते हैं, ड्रीम एनालिसिस करते हैं, तो वो उससे हमें पता लगता है कि भी ये जो एंजाइटी, ये जो स्ट्रेस, ये जो फ्रस्ट्रेशन, ये गुस्सा जो है इसके अंदर क्यों है, कहाँ से आया ये, तो तब अगर हमें उस चीज को पा लेते हैं, दैट विल काउंट इन दैट पर्टिकुलर प्रोसेस, कि वो अनकॉन्शियस पार्ट को हम टच कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तीनों स्टेज हैं, बट सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है। कई बार सिचुएशन में ऐसा होता है दैट पर्सन इज नॉट अवेयर, लाइक सपोज किसी को झूठ बोलने की आदत नहीं है, उसके सामने अगर कोई झूठ बोल रहा है, उसको मान लो वो उसको अजीब समझता है, बहुत अलग सा उसको समझता है, तो कई बार क्या है कि वो जो रियरिंग है, जो पेरेंटिंग है, वो उसकी वजह से ऐसा वो सोच रहा है कि भी उसको मीनिंग नहीं पता कि झूठ बोलना क्या होता है, तो वो भी मतलब अनकॉन्शियस का पार्ट हो सकता है। तो इट डिपेंड लाइक विच वी कैन, जैसे अभी किसी ने बोला ना कि हम याद कर पाते हैं, ठीक है, वो चीज हमारी पर्सनैलिटी के पैटर्न में आती है, आ जाती है कोई भी एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे, दैट इज द सबकॉन्शियस पार्ट। लेकिन अनकॉन्शियस जो है वो आता नहीं है, उसका इफेक्ट दिखाई देता है, बट वो चीज नहीं आती, उसको नहीं पता चलता, बचपन की बात उसको याद नहीं है कि मेरे को चोट लगी थी और तब से वो मान लो भागने से या किसी चीज से टकराने के डर रहता है उसके अंदर, लेकिन उसको याद नहीं है, वो उसको पता नहीं है। अगर उसको याद होता, दैट पर्सन इज शेयरिंग दैट कि मुझे लगता है मैं कहीं एक बार गिरा था, पेरेंट्स बताते हैं, और मैं उस टाइम पे ऐसे मैंने किया था, ये हुआ था, बहुत ब्लड आया था, तो दैट इज द सबकॉन्शियस पार्ट। बट अनकॉन्शियस पार्ट जो है वो हिडन पार्ट है। इस तरह से हेल्प ले सकते हैं हम हमारी थ्योरीज की, ठीक है। ये हमने कल डिस्कस किया था लास्ट, जो सारा का सारा। एक जो है और अप्रोच हमने डिस्कस नहीं की है। पहली चीज तो बहुत पॉपुलर है और आज के टाइम पे बहुत ही यूजफुल भी है, और ज्यादातर जो काउंसलिंग की जो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच की बात करते हैं डायरेक्ट काउंसलिंग में, तो उसमें बहुत बड़ा रोल है पर्सन सेंटर्ड अप्रोच का। तो असेसमेंट के लिए अगेन दैट असेसमेंट है कि भी जैसे कल हमने एक बात की थी ABCDE, आप ही के साथ डिस्कस हुआ था ना, आप ही के ग्रुप के साथ। यस सर। तो ये मान लो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये ABCDE है, ये एक अप्रोच है, ये पर्टिकुलरली मान लो भाई थेरेपी के अंदर आती है, बिहेवियर थेरेपी के अंदर, CBT के अंदर, ठीक है। लेकिन उसका इन्फ्लुएंस कैसे है, मैंने बताया था कि आपको दैट ऑल लाइक अप्रोचेस आर इंटरकनेक्टेड, बहुत इंटरकनेक्टेड होती हैं, एंड वी कैन यूज in our assessment, we can take a part of one therapy, one approach, in another part we can take another therapy approach, तो वो हमें हेल्प करती है। तो ये ABCDE बताया कि जो ये जो बिलीफ जो बनता है, बिलीफ जो डेवलप होता है, ठीक है, जो बिलीफ क्या है, हमारा मानना, ठीक है। कैसे डेवलप होता है बिलीफ, एनीबडी कैन टेल मी, एक्सप्लेन प्लीज। बिलीफ समझ में आता है आपको, बिलीफ क्या होता है? सर, जब किसी चीज के बारे में हमें कुछ बताया जाए या हम सोचते हैं और वही चीज हो जाए, जैसे
ये जो बिल्ली रास्ता काटने वाली जो चीज है, तो घर में किसी ने कहा कि आप मत जाओ, बिल्ली रास्ता काट रही है, तो और आप गए और कुछ आपके साथ गलत हो गया, तो वो हमारे बिलीफ में आ जाएगा। मतलब वो तो स्टीरियोटाइप्स में होता है ना, स्टीरियोटाइप बोलते हैं उसको, हाँ स्टीरियोटाइप। जी, वो स्टीरियोटाइप। बिलीफ सर, आई कैन एक्सप्लेन। बिलीफ इज समथिंग जिसको आप स्ट्रांगली मेंटली आप जिस चीज पे पूरी तरह से मतलब डिपेंड हो, एक्सेप्ट कर चुके हो कि यही है, मतलब आप उसके तर्क पे तर्क या उसके प्रॉस कॉन्स पे नहीं डिपेंड करते हो, जो आपने मान लिया आपने उसको, आप उसी को सपोर्ट करोगे। वो होता है ना अंधाधुंध, लाइक दिस इज समथिंग आप इसको ट्रूली बिलीव कर रहे हो। चार लोग आपको बोलेंगे, दे विल स्पीक कि नहीं ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हो, बट आप फर्म कंफर्म हो कि नहीं, फर्म जैसे कुछ फर्म सी चीज होती है ना कि नहीं ऐसे ही है, दैट इज बिलीव। उसको चेंज करना बहुत मुश्किल है, चांसेस है बट बहुत मुश्किल है, आई थिंक। मतलब अकॉर्डिंग टू मी दिस इज बिलीव। नहीं, हम कर देते हैं कि क्या क्या कर देते हैं, हम चेंज कर देते हैं अच्छा चेंज करते हैं। ना हो वो चेंज हो सकता है। उसके लिए मतलब you have to there should be some practice, it's not easy। यहाँ पे भी आपको एक लॉजिक देखना है। आप स्टेटमेंट बोल रहे हो दैट कोई बिलीफ जो डेवलप होता है उसका कुछ एक्टिवेटिंग इवेंट्स जो है एंटीसेडेंट फैक्टर होते हैं, ठीक है। अगर ये चेंज हो जाएंगे आगे, सपोज ये फैक्टर चेंज हो जाते हैं, टेक्निक भी होती है थेरेपी में एक्सटेंशन, कि हम इन फैक्टर्स को चेंज करें, ठीक है। जैसे एक किसी इंडिविजुअल ने बोला कि भी मैं मान लो सपोज मैं मिठाई नहीं खाता, ठीक है, उसका एक बिलीफ बना हुआ है कि भी मैं मिठाई नहीं खाता और मिठाई मेरे लिए मुझे टेस्टी नहीं लगती, मुझे अच्छी नहीं लगती। लेकिन वो क्यों है? क्योंकि उसका जो पास्ट एक्सपीरियंसेस रहा होगा कहीं ना कहीं, उसका जो एक बार उसने मिठाई खाई होगी, वो बीमार हो गया होगा या उसको अच्छा नहीं लगा होगा, या कोई पर्टिकुलर उस मिठाई में किस तरह मतलब बिलीफ डेवलप हो गया, और वो बिलीफ डेवलप होने के बाद इस तरह से हुआ। लेकिन जब एक्सपोजर बढ़ता है, जब हम मान लो पर्टिकुलर काउंसलिंग में भी क्या करते हैं, हम उसको एक्सपोजर देते हैं। जैसे पढ़ा था ना, अवर्जन है आपका, मान लो जो डिफरेंट टेक्निक्स हैं बिहेवियर सीबीटी की, तो वो सारी चीजें क्या करती हैं कि वो उस बिलीफ को एक एक्सपोजर देती हैं, और उससे फिर उसका जो है बिलीफ जो है नया डेवलप होता है। यानी डी पार्ट जो है डी पार्ट डेवलप होता है, यानी कि उस कॉन्सिक्वेंसी होती है, कुछ चेंज होती है, वो एक नए फैक्टर बनाती हैं, डेवलप करती हैं, फिर जाके एक नया बिलीफ डेवलप होता है। तो बिलीफ चेंज होता रहता है, ठीक है। पहली चीज तो बिलीफ जो है वो चेंज होता रहता है। अगर मान लो कोई बिलीफ ऐसा है जो पर्टिकुलरली अगर आप देखो, जैसे एक सेकंड में कुछ बार बार कॉल कर रहा है, कोई इमरजेंसी ना हो। तो जो बिलीफ डेवलप होता है, जैसे सपोज हमने कोई भी चीज को मान लिया है, ठीक है, मानना एक अवधारणा बना ली, ठीक है, उसका कुछ ना कुछ लॉजिक होता है। और सपोज हमने देखा कि कोई एक क्लाइंट आया और क्लाइंट है वो सोच रहा है कि भी मान लो दैट पर्सन इज हैविंग बिलीव कि भी मेरा, जैसे कपल काउंसलिंग होती है तो उसमें यही होता है, बिलीफ सेट हो जाता है कि दैट पर्सन इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर मी एंड दैट पर्सन इज नॉट लाइक सुटेबल फॉर मी। वो ये करता है, वो करता है, ऐसे करता है, बहुत सारी स्टेटमेंट्स होती है, ठीक है। तो वो एक रास्ता नहीं ढूंढता, जैसे मैम ने बताया कि बदल नहीं सकता। तो वो क्या होता है, बहुत बड़ा एक मान लो ये सोच लो चश्मा लगा रखा है उसके आंखों पर, और उस चश्मे से सिर्फ उसी को दिखाई देता है, उसी के ओपिनियन के हिसाब से। तो यहाँ क्या है, थॉट्स, कॉग्निशन की बात हम क्यों करते हैं, यहाँ सीबीटी की बात क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ जो थिंकिंग पैटर्न है, वो थिंकिंग पैटर्न जो है उसने इस तरह का डेवलप कर लिया, जिससे वो बिलीफ सेट कर लिया, एक चश्मा लगा लिया जो उसको दिखाई देता है उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है, बाहर का उसको दिखाई नहीं देता। तो ये जो कंसर्न है, ये कंसर्न अगर हम काउंसलिंग के टाइम पे लेंगे तो दैट वी विल टेक द केस हिस्ट्री एंड वी विल फाइंड आउट दैट व्हाट बिलीफ है, हाउ दैट इट बिलीफ क्रिएटेड, और किस तरह से वो चेंज हो सकता है। तो चेंज होने के लिए क्या होगा, बिलीफ को चेंज करने के लिए क्या हो सकता है, रीस्ट्रक्चर करेंगे हम चीजों को, ठीक है, उसमें बिल्कुल सही बोला,
तो रीस्ट्रक्चर करते हैं उसके जो थिंकिंग पैटर्न है, थॉट्स है, उसको हम रीस्ट्रक्चर करेंगे, उसको हम रीप्लान करने के लिए बोलेंगे। तो एक छोटी सी इसकी कहावत भी है कैसे बिलीफ डेवलप होता है। The person is having ability and person is having that capacity कि वो अपने बिलीफ को चेंज कर सकता है, लेकिन उसको पता नहीं होता। यही काउंसलिंग का काम है कि काउंसलर क्या है, उसको एक इंसाइट देते हैं that this is appropriate for, ठीक है। जैसे अभी एक स्टूडेंट है, बहुत एंजाइटी एंड दैट माय एज इज गोइंग ऑन एंड माय करियर विल बी स्पॉइल, और जॉब नहीं निकल रही है, और मतलब पूरा स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, और समटाइम्स लाइक दिस इज क्राइंग इन फ्रंट ऑफ पेरेंट्स, और ऐसे। तो उसके पेरेंट्स ने भी बात किया, तो वो जो एक डेवलप है कि उसने उस लाइफ को, जो कैरियर को लाइफ बना लिया, ये एक उसका बिलीफ है। कैरियर जो है ना वो एक लाइफ है। उसमें जैसे उससे क्वेश्चन पूछा कि भी आपको भूख लगती है, जी हाँ लगती है, हाउ दिस इज रिलेटेड टू योर बिलीफ, तो उसने कुछ कुछ एक्सप्लेन किया। आपको प्यास लगती है, लगती है, ठीक है। आपको फ्रेंड्स अच्छे लगते हैं, लगते हैं। आपके मम्मी पापा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यस है। आपकी जो लाइफ, जो जीना है, आपका जीवन है, वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यस है। तो well, why you connected with one center, that there are so many things, और भी बहुत सारी चीजें डिस्कशन है, उसको लिखने के लिए दिया जाता है, उसको उन चीजों की इंपॉर्टेंस जो है समझने के लिए दिया जाता है लाइफ में। तो एक तरह का थॉट चेंज होता है। हिमांशु वांट टू से समथिंग? सॉरी सर, मुझे लगा बात करना चाहे। तो वो बिलीफ जो है कैसे, एक स्टोरी है, पता नहीं मैंने आपसे कभी डिस्कस की है कि नहीं की है। संदीप महेश्वरी आपने सुना होगा? हाँ सर सुना है। यस सर। और एक और आजकल उन्हीं की स्टोरी को लेके क्या नाम है उनका, जो फेमस मोटिवेशनल स्पीकर बने हुए हैं, जो खुद बड़ा बिजनेस, नहीं वो क्या नाम है मुझे नहीं पता, हेल्दी से हैं, मोटे से हैं, तो वो खुद एग्रेसिव हो जाते हैं। वही है विवेक बिंद्रा सर। हाँ सर विवेक बिंद्रा, बड़ा बिजनेस सर, वो बड़ा बिजनेस उनकी ऐप डेवलप की उन्होंने। मुझे नहीं पता, तो मैंने एक दो बार सुना है, तो जस्ट कॉपी कुछ थॉट्स देखे मुझे। तो जैसे उन्होंने मैं भी जो आपको बता रहा हूँ एग्जांपल्स जो दे रहा हूँ, संदीप महेश्वरी ने अपनी एक वर्कशॉप की, फर्स्ट वर्कशॉप है, लाइफ चेंजिंग सेमिनार, तो बड़ा अच्छा पॉइंट एग्जांपल्स उन्होंने दिया। और होता भी है कई बार ऐसे, मतलब बहुत जगह आप देखोगे तो जहां हम सोचना कम कर देते हैं, मतलब सोचना इन द सेंस है, जो हमारी मेच्योरिटी है, जो थिंकिंग है, वो अगर कहीं ना कहीं कम है, हम नहीं इम्पैक्ट डाल रहे, कहीं अपनी थॉट्स को उस तरह से नैरो नहीं कर रहे इस चीज के लिए, तो हमारा एक बिलीफ जो है वो लॉन्ग टर्म रहता है, ठीक है, वो मान लो लॉन्ग टर्म ही रहेगा। उसमें बहुत सारे रीजंस भी होते हैं, कुछ लोग, कुछ फोर्सेस भी हैं, ऐसे एक्सटर्नल फोर्सेस भी हैं, इंटरनल फोर्सेस भी हैं। तो एक बार क्या हुआ कि एक आदमी जो है एक हाथी के बच्चे को जंगल से ले आता है, और वो हाथी का बच्चा ले आता है, तो उसको खुशी होती है कि मैं इससे पैसे कमाऊंगा। तो हाथी का बच्चा जंगल में घूमने वाला, फ्रीडम, सब चीजें थी, और लेकिन उस आदमी ने क्या किया कि उसको घर लाके बांधना शुरू कर दिया, और वो छोटा सा हाथी का बच्चा था, छोटी सी रस्सी से ही उसको बांध दिया जो उसे टूटे ना। तो उसका जो पास्ट एक्सपीरियंसेस है, उसकी जो लाइफ है, तो वो लाइफ ये है कि वो उस रस्सी को तोड़ने की कोशिश करने लगा, क्योंकि वो फ्रीडम थी उसके पास, वो पहले घूमता फिरता था अपनी मर्जी से, तो वो रोज कोशिश करता, रात को वो आदमी बांध के और छोड़ देता उसको, वो हाथी बेचारा उसको तोड़ने की कोशिश करता रहता है, फिर वो बांध देता, फिर तोड़ने की कोशिश करता रहता है। तो धीरे धीरे उसके घाव भी हो गए बहुत सारे, लेकिन वो रोज जाता, फिर शाम को आता, शाम को उसका हाथी बांध देता। थोड़े से दिन बाद, 2-3 महीने बाद में, उस हाथी के बच्चे ने कोशिश करना ही बंद कर दिया, उसको तोड़ना ही बंद कर दिया। क्यों? सर उसकी बिलीफ बन गई कि वो तोड़ ही नहीं पाएगा रस्सी को। तो ये दिस इज कॉल्ड बिलीफ सिस्टम, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि कोई भी बिलीफ जो है वो बगैर एक्सपीरियंस, बगैर एक्सपोजर होता है। हो सकता है वो एक्सपोजर उस टाइम पे जो है अलग तरह का हो, बट बिलीफ क्रिएट होने के बाद एक चीज हो जाती है जो अभी आगे आएगी,
कि वो हाथी का बच्चा तोड़े तोड़े और वो रस्सी ना टूटे। अब कई सालों बाद हाथी का जो बच्चा था वो हाथी बन गया बड़ा, लेकिन आज भी उसी रस्सी से बनता है और आज भी कोशिश नहीं करता है। तो दो चीजें हैं यहाँ कनेक्ट करने की। क्यों नहीं करता है? क्योंकि बिलीफ सिस्टम, स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम है कि मैं इस रस्सी को नहीं तोड़ पाऊंगा और मुझे कोशिश नहीं करनी चाहिए। ठीक है। और लेकिन अगर रियलिटी क्या है कि उसी रस्सी से बंध रहा है, पतली सी रस्सी थी जो कि बच्चे के लिए बांधी थी, आज तो वो बहुत बड़ा है, ऐसी ऐसी 20 रस्सियां तोड़ सकता है, लेकिन उसको इंसाइट नहीं होती है। सेम थिंग इज गोइंग ऑन इन आवर लाइफ, लाइक वी हैव लॉट ऑफ बिलीफ सिस्टम। हम बहुत सारी ऐसी चीजें बनाते हैं, ये गलत है, वो सही है, ये अच्छा नहीं है, वो बुरा नहीं है, ये वो ऐसे है, ये ऐसे है, वो ऐसे, मतलब बहुत सारी चीजें। और पॉजिटिव इमेज, आई एम ए गुड काउंसलर, दिस इज आल्सो वन टाइप ऑफ बिलीफ। ठीक है, which can make a hurdle to learn, in learning में हर्डल हो सकता है। तो हर तरह का जो बिलीफ सिस्टम है वो एक डेवलप होता है किसी रीजन से, बट जो इंसाइट अगर होती है तो दैट पर्सन कैन चेंज द बिलीफ। और यही सीबीटी का एक काम होता है, जो थिंकिंग पैटर्न है उस चीज को हम चेंज करते हैं। अब हमारे पास अगर कोई आता है, सपोज किसी का इर्रेशनल बिलीफ है, ठीक है, इर्रेशनल बिलीफ का मतलब क्या है कि मतलब एक कोई भी इंडिविजुअल है एक रस्सी को सांप समझ रहा है, तो इरेशनल बिलीफ है। एक कोई कॉकरोच से डर रहा है, ये क्या है? इरेशनल बिलीफ है कि कॉकरोच देखा, जैसे अभी मेरे साथ एक कलीग थे तो उन्होंने वो कॉकरोच उनको दिख जाए तो पता नहीं उनको ऐसे हो जाता है जैसे तो मतलब वो कौन सी कंट्री का वो इंसान है जो तानाशाह है, वो दिख गया उनको कि ये तो मारे ही मारेगा। ठीक है, उसको ऐसे लगता है जैसे बब्बर से रहा। तो ये बिलीफ सिस्टम है, बट इरेशनल बिलीफ है, दैट इज इरेशनल बिलीफ कि अगर उसका दिमाग, उसका इंटेलेक्चुअल, उसका मैच्योरिटी इतनी है कि वो कॉकरोच देखा तो उसको पता होना चाहिए, उसका दिमाग ये बताए वो आपसे दूर है, वो आपके किसी खाने में नहीं गिरा हुआ है, वो मान लो आप तक पहुंच नहीं सकता, ठीक है, आप उसको मार सकते हैं। तो ये बहुत सारी रियलिटी चीजें हैं, बट जो बिलीफ सिस्टम है, जो डर है जो उसके अंदर में बना, दैट इज इरेशनल, उसको हम क्या करते हैं, वी आर मेकिंग रैशनल। तो इरेशनल बिलीफ को चेंज करना भी रैशनल, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ दैट सीबीटी। जो आज हम बात कर रहे हैं, अभी बात कर रहे हैं, दैट इज बेस्ड ऑन आइडियल सेल्फ एंड रियल सेल्फ। ठीक है, तो आइडियल, अब बिलीफ सिस्टम का आपको पता चला कि भी हमें ये पता चलेगा, अच्छा ये तो सीबीटी थ्योरी में, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में जो बिलीफ सिस्टम डेवलप होता है, इस तरह से इस पर्सन के बिलीफ सिस्टम डेवलप हुआ है, तो हमें उसको किस तरह से चेंज करना है, भी रिकंस्ट्रक्ट करना है, उसको अवर्जन देना है, उसको एक्सटेंशन देना है, मॉडलिंग है, क्या टेक्निक यूज करेंगे, देन वी आर फोकसिंग ऑन योर 23 इंटरवेंशन पार्ट। तो हमें असेसमेंट एक हो जाती है कि भी हाँ वो बिलीफ किस तरह से डेवलप हुआ। एक और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है आइडियल सेल्फ एंड रियल सेल्फ, जो बहुत पॉपुलर है, जिसमें ज्यादातर जो पर्सन है, जो सपोज, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आइडियल सेल्फ एंड रियल सेल्फ? व्हाट वी एस्पायर टू बी एंड व्हाट वी आर, मतलब कहाँ खड़े हैं और कहाँ होना चाहते हैं ना। आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ वो हमारी मेल एडजस्टमेंट के लिए, जो एडजस्टमेंट है, जो हमारी जो कॉन्फ्लिक्ट है वो डेवलप करता है। ठीक है, बहुत बार आपने देखा होगा, सुना भी होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं आईएएस की कोचिंग के लिए चले जाते, गांव से उठ के और दिल्ली में रेंट दे के पढ़ाई करते हैं, बुक्स खरीदते हैं, बहुत देर देर तक पढ़ते रहते हैं, सब कुछ करते हैं, दे वांट टू बी बिकम आईएएस ऑफिसर। ठीक है, लेकिन जो उनकी मेहनत है वो उतनी अप्रोप्रिएट क्या पता ना हो, या इन्फ्लुएंस जो है, या हो सकता है कि उनका जो इन्वॉल्वमेंट है, जो एडिक्शन और ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं वहां, तो वो क्या है कि वो उनका जो गैप है आइडियल और रियल सेल्फ का, वो बहुत चेंज होता है। मैंने अभी एक स्टूडेंट है उससे बात की, आईआईटी खड़गपुर से उन्होंने बीटेक किया है और शायद वहीं से एमटेक भी किया है, और उसको बहुत अच्छा असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब मिल रहा था एक जगह, नहीं लिया,
आई वांट टू डू यूपीएससी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन, और यूपीएससी के एग्जाम्स में वो तैयारी करने के लिए 3 से 4 साल उसने लगा दिया, जबकि उसको एक पीएचडी का ऑफर मिला कहीं बाहर की यूनिवर्सिटी से, तो वो नहीं जा रहा। अब 3 साल 4 साल हो गए, नाउ दैट ही इज प्लानिंग कि मैं कोई छोटी मोटी जॉब कर लेता हूँ, क्योंकि वो स्ट्रेस जो है उसका बढ़ने लग गया। कई बार उसको ऐसे लगता है, एक्सेप्टेंस नहीं होती है, नो नो नो, आई विल बिकम ए आईएएस ऑफिसर, और मैं इससे ज्यादा, इससे कम मैं मान लो नहीं करूँ। जस्ट आई आस्क्ड कि व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव टू बिकम आईएएस ऑफिसर, तो बोला नहीं मुझे बनना है एक बार, मतलब एक बार मुझे बनना है, जो मैं एक दिन करके जॉब छोड़ दूं। तो वो जो बिलीफ सिस्टम ही है, वो दैट पर्सन इज, जिसका आइडियल सेल्फ है, रियल सेल्फ है, दैट कि उसका 3 साल से प्रिपरेशन कर रहा है, वो क्यों ऐसा नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं वो कनेक्टेड है आइडियल और रियल सेल्फ में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन काउंसलिंग आल्सो, लाइक इफ वी आर असेसिंग दिस दैट देयर इज ए गैप बिटवीन आइडियल एंड रियल सेल्फ, तो उस आइडियल और रियल सेल्फ के गैप को हमें फिल करना होता है और उसको बैलेंस करना होता है। अगर वो बैलेंस है तो वो गुड एडजस्टमेंट कहलाती है, वहां कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता प्रॉब्लम, तो वो उसमें ये चीजें आती है। तो ये जो थ्योरी है, इसमें जो रोजर की जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच जो है, उसमें पॉजिटिव रिगार्ड्स, सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड रियल सेल्फ, जो आइडियल सेल्फ है वो क्या है, उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, तो ये हमें बात करने से पता चलता है। ये हमें जब हम इंटरव्यू लेते हैं, जब काउंसलिंग के लिए हम बैठते हैं, तो मे बी दैट पर्सन इज हैविंग डिफरेंट ओपिनियन, ठीक है, और रियलिटी से वो अलग है, तो हम क्या करते हैं, उसको रियलिटी में लेके आते हैं कि आप जो सोच रहे हैं एक्चुअल में ऐसा नहीं है, इसको आपको चेंज करना चाहिए, आपके बिलीफ सिस्टम को चेंज करना चाहिए, आप अपने जो पर्टिकुलर पोजीशन है, जो आपकी थॉट्स के पोजीशन है, उसको चेंज करना चाहिए। द रियलिटी इज डिफरेंट। तो जितना ज्यादा हम अवेयर कर पाते हैं, ज्यादा आपने देखा ना, विल पावर क्या होती है, विल पावर का मतलब क्या है, किसी की विलिंगनेस जो है बढ़ जाती है, वो उसका मतलब क्या हुआ, दैट पर्सन इज मे बी दे डूइंग मोर हार्ड वर्क अकॉर्डिंग टू देयर आइडियल सेल्फ, और या फिर अपने आइडियल सेल्फ को नीचे करके वो अपने रियल सेल्फ के बैलेंस बना के चलता है। तो वो कनेक्शन जो है इनके बीच में होता है। पॉजिटिव रिगार्ड इन काउंसलिंग, व्हेन वी आर डूइंग लाइक असेसमेंट जो है, जब तक आपका क्लाइंट आपको चीजें नहीं बताएगा, जब तक उसको ये फीलिंग नहीं आती कि दैट यू आर लिसनिंग केयरफुली और यू आर गिविंग पॉजिटिव रिगार्ड्स, व्हाटएवर दे आर एक्सप्लेनिंग, आप किस तरह की उसकी फीलिंग, लव, केयर, बीइंग वैल्यूड, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, ठीक है, इस तरह की फीलिंग जो है अगर किसी क्लाइंट को नहीं आती है, तो वो हेजिटेट होगा, वो गैप करेगा, उस चीज को बताएगा नहीं। तो ये असेसमेंट होगी कि भी अच्छा ये तो हेजिटेट हो रहा है, ये तो मान लो फेथ नहीं कर रहा, इसको अलग तरह, कई बार हमें बोलना पड़ता है कि भी जैसे हम बोलते हैं ना, आई एम मेकिंग सेंस, और यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई वांट टू से, व्हाई वी आर सेइंग दीज वर्ड्स, दैट the person is not opening, or the person is not showing that exactly he or she is understanding appropriately। तो ये है, उसमें एम्पैथी का बहुत बड़ा रोल रहता है, क्योंकि एम्पैथी जो है वो हमारे थॉट सिस्टम को भी बताती है दैट हाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, हम उसके पर्सपेक्टिव से जो देखते हैं प्रॉब्लम को, हम अंडरस्टैंड करते हैं। हम मैं सिंपल सी एक चीज पूछता हूँ कि अगर हम मान लो क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से अगर हम किसी चीज को देखते हैं, दैट इज एम्पैथी। वो जो परसेप्शन जो है क्लाइंट की उसके प्रॉब्लम को लेके, वो अगर एप्रोप्रिएट नहीं है और हम उस चीज को समझ रहे हैं, दैट विल काउंट इन एम्पैथी और नॉट? यस, भाई अगर मान लो कोई क्लाइंट है, वो आपसे बात कर रहा है और उसको लग रहा है कि आप सुन रहे हैं, आपने उस चीज को देखा, समझा, उसकी प्रॉब्लम को उसके अकॉर्डिंगली समझने की कोशिश की, और वो देखा कि वो उसकी समझ जो है वो गलत है उसकी प्रॉब्लम को लेके, तो दैट इज एम्पैथी और नॉट? सर एम्पैथी तो है, क्योंकि हमने अंडरस्टैंड किया उसकी प्रॉब्लम को। Exactly, that we are able to understand, and that perception we will change। यानी अगेन बिलीव, जो उसकी परसेप्शन है उस प्रॉब्लम को लेके, उसको हमें चेंज करना होता है कि वो प्रॉब्लम है कि नहीं है।
ठीक है। जैसे बहुत बार होता है, जैसे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में है कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में एक रनर है, वो उसको ऐसे हेजिटेशन हो रही है कि वो बहुत बड़ा एक कंपटीशन है, उसको फेस करना है उसको, लेकिन वो उसको हेजिटेशन है कि मैं कर नहीं पाऊंगा, एबिलिटी है उसके पास, स्किल्स हैं, लेकिन वो कर नहीं पाएगा। तो वो क्लाइंट उसको काउंसलर उसको समझता है कि हाँ देयर इज सम डिफिकल्टी टू अंडरस्टैंड एक्चुअली कि उसकी जो एबिलिटी स्किल्स है वो अच्छी हैं, उसको वो कंपेयर कर रहा है उस चीज के साथ में, और कहीं ना कहीं उस कंपटीशन को वो बड़ा मान रहा है। तब वो हम क्या करते हैं कि वो एक अंडरस्टैंडिंग अगर होती है हमारी, तो वी आर ट्राइंग टू चेंज देयर बिलीफ, उसके उस सिस्टम को हम चेंज करने की कोशिश करते हैं। हम उसके उसी के एग्जाम्पल्स हैं, उसकी वीडियोज हैं, मोरल स्टोरीज हैं, जो दूसरी दूसरी अलग अलग तरह की स्टोरीज हैं, उनको फिर हम बताते हैं कि भी आप इस तरह से इस चीज को चेंज कर सकते हैं। ठीक है। वर्थ जो है, कंडीशन ऑफ वर्थ, लाइक हाउ मच टाइम एंड वी आर जो भी एक इफेक्टिवनेस है जो हमारे जो पर्टिकुलरली बिहेवियर में किसी के एक्सपीरियंसेस में, वो कितनी है। दैट पर्सन इज अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाटएवर आई एम डूइंग दिस इज गुड, दिस इज वर्थफुल, दिस इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो टेंडेंसी है वो है कि नहीं है। तो वो अगर है तो मान लो उसका फायदा हम उठा सकते हैं, हम देख सकते हैं उसका बिलीफ है वो रियल है कि नहीं है। ठीक है। उस तरह से हम उसके बिहेवियर को थोड़ा और मोटिवेट कर सकते हैं, प्रेज कर सकते हैं उसको थोड़ा सा और ज्यादा हेल्प कर सकते हैं उसको अंडरस्टैंड करने में, खुद को अंडरस्टैंड करने में, जिससे कि उसका मोटिवेशन और बढ़ेगा। खासकर नेगेटिव जो थॉट्स होते हैं, मान लो कोई पर्सन इज थिंकिंग, जैसे कि एक एग्जांपल अभी दिया था हमने, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन स्टेज है उसकी, कि भी दैट द पर्सन इज परफॉर्मिंग वेल इन जो सोसाइटी के लिए जो काम है उसके लिए बहुत काम कर रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं आइडियल जो रियल सेल्फ है उससे वो अलग है। तो हम क्या करते हैं कि भी उसको उस तरह की पॉजिटिव फीलिंग्स देते हैं कि जो दूसरे एस्पेक्ट्स को भी वो फोकस करे। तो इस तरह से ज्यादा आपने देखा होगा, एक मूवी भी है जो इसमें क्या है कि क्लाइंट को सेंटर्ड करके काउंसलिंग की जाती है। क्लाइंट सेंटर्ड अप्रोच बोला जाता है इसको, इसीलिए कि क्लाइंट के क्या सेल्फ है, उसका क्या थिंकिंग है, क्या बिलीफ है, उसमें हम उसी के बिलीफ और सिस्टम को चेंज करते हैं। हालांकि ये कुछ ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे से दिए हुए हैं इसमें कि ह्यूमन बीइंग इज अ रिजल्ट ऑफ पर्सनल नीड टू ग्रो एंड डेवलप टू फुल पोटेंशियल। वो उसका राइट है, वो जो भी कर रहा है, जैसे भी कर रहा है, वो उसके अकॉर्डिंगली ठीक है। पीपल हैव इनर एबिलिटी टू ग्रो एंड एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर एक्शंस। जो भी कर रहा है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको एक्सेप्ट करता है, जो भी काम कर रहा है वो। तो ये इस तरह से थॉट सिस्टम उसका बन जाता है। ज्यादा जैसे है ना, डियर जिंदगी एक मूवी देखी होगी आपने? सर देखी नहीं है मैंने, बट सुना है मैंने। उसमें रोजर की जो क्लाइंट सेंटर अप्रोच के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है कि वो किस तरह से लाइफ को लेता है और उसी तरह से उसको प्लेजर फील देगा कि भी आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत वो बढ़िया कर रहे हो, और उसमें धीरे 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 उसको रियलिटी की तरफ लेके आना। ठीक है। कि उसके क्या ऑब्जेक्टिव है, कैसे है लाइफ को, किस तरह से वो समझता है, वो चीजें हमें करनी होती है। एक और है नैरेटिव अप्रोच है, जो नरेशन का मतलब क्या होता है? नरेशन मतलब एक्सप्लेन करना, मतलब नरेट करना। दैट इज डिक्टेट करना, कुछ डिक्टेट करना, नरेट करना तक है ना, लाइक जैसे स्टोरी का नरेटर होता है ना। बहुत ही जर्नल है, और ज्यादातर जो डायलॉग बना लेना, नॉन साइकोलॉजी फील्ड के लोग हैं ज्यादातर नैरेटिव अप्रोच यूज करते हैं। ठीक है। आप कहीं बैठे हैं, आपके घर में कोई आ गया और आपने कैरियर को लेके बात शुरू कर दी, सामने वाला पर्सन है वो भी फ्लो में आ गया और वो अपने कैरियर की बातों को डिस्कशन करने लग गया और ज्यादा एक्सप्लेन करने लग गया, ऐसे होता है, मैंने ऐसे किया, वैसे किया, ये किया। वो क्या है? नैरेटिव है। तो जर्नल जो हम करते हैं वो नैरेटिव थेरेपी जो है वो यूज होती है कि हम उन्हीं की बातों एक डिस्कशन करके, एक एक्सप्लेन करके, हम मान लो कुछ स्टोरीज डेवलप करके, कुछ जैसे हम बनाते हैं ना सोशल स्टोरी, बच्चों को सिखाते हैं कि अच्छा ठीक है, एक बार एक राजा था, वो उसकी एक रानी थी, उसके इतने बच्चे थे, फिर ऐसे हुआ, फिर वैसे। में नैरेटिव थेरेपी है वो। दैट वो उस इंडिविजुअल, उस बच्चे के जो अंदर जो थॉट्स हैं, उनका जो थिंकिंग पैटर्न है, उसका जो एक ओपिनियन है चीजों को लेके, हम उसको बदलते हैं। ठीक है। आप जैसे कोई भी बच्चा है, उसको चोट लग जाती है, तो मान लो वो क्या करते हैं, वो मान लो एक दीवार से चोट लग जाती है तो दीवार को पीटने लग जाते हैं।
फिर बताते हैं कि एक बार ऐसा हुआ कि दीवार तो कुछ भी नहीं है, ये वो सब, मतलब उसको उस तरह से उसके जो थॉट्स है, जो पर्टिकुलर पेनफुल सिचुएशन, उस पेनफुल सिचुएशन से उसको अवॉइड करने की कोशिश करवाते हैं कि भी वो उस पेनफुल सिचुएशन से बाहर निकले। तो नैरेटिव थेरेपी जो सिंपल है, ये जो ज्यादातर जैसे आजकल जो नॉन साइकोलॉजी बैकग्राउंड और जो न्यूली काउंसलर जो हैं, ट्रेंड काउंसलर जो हैं, वो यूज करते हैं, तो वो है। बट इसको थोड़ा सा आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये पहले वाली अप्रोचेस में शायद आपको नहीं मिलेगी। डेफिनेशन थी। And the way people experience themselves and their situation is constructed through culturally mediated social interaction, यानी जो भी उसका पेरेंट्स फैमिली जो हो गए, उसको सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म बोलते हैं। तो नैरेटिव अप्रोच इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। जैसा उसका डेवलप हुआ है, जैसे उसने सीखा है चाइल्डहुड से, अलग अलग स्टोरीज सुनी है उसने लाइफ में, जिनसे उनका मॉरल डेवलप हुआ, जिनसे उनका पर्सनैलिटी डेवलप हुआ, जिससे उसका इमोशनल डेवलपमेंट हुआ, तो उन चीजों पे फोकस करता है। तो पीपल कंस्ट्रक्ट द मीनिंग ऑफ लाइफ इन इंटरप्रेटिव स्टोरीज व्हिच लेटर ऑन बिकम ट्रूथ फॉर देम। ग्रेजुअली द पर्सन स्टार्ट internalizing the messages that are offering by surrounding and the culture, both of which a great impact in the process. The assumptions of the approach is that the client life experiences are internally organized in story form. Hence, often narrative approach involve writing poems or तो means this can help us to understand. जैसे कल भी किसी ने से बुलाया था कि जैसे डायरी राइटिंग है, तो डायरी राइटिंग क्या है? स्टोरी टेलिंग है। और नॉर्मली बिब्लियोग्राफी है, पोइम्स लिखते हैं लोग अपनी जो व्यूज लिखते हैं अपने, कई लोग सॉन्ग्स लिखते हैं, तो वो सारा क्या है, वो एक उसकी पर्सनैलिटी के बारे में बताता है। तो हम जब काउंसलिंग देखते हैं, जब असेसमेंट कैसे कर सकते हैं, दैट वी आर गिविंग इन राइटिंग और मे बी वी आर आस्किंग दैट स्टोरीज, और वो उस चीज को बताता है। हम बोलते भी ना, अच्छा भी एक इसकी लाइफ की ये स्टोरी है, ठीक है। अगर मैं मान लो कि बात करूं, सपोज जैसे रविंद्रनाथ टैगोर, तो उनका जो करेक्टर है, उनका जो पर्सनैलिटी करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो उनकी स्टोरी में डिफाइंड है जो उन्होंने किया। तो इस तरह से हर एक इंडिविजुअल की सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म बोलते हैं उसको, कि वो डेवलप होता है, उसका एक एक मान लो सर्कल बन जाता है उसकी लाइफ में, एक सर्कल बन जाता है उसकी लाइफ, जो कि पर्टिकुलर डिफाइन करता है कि किस तरह से उसकी लाइफ रहे, उसकी थिंकिंग पैटर्न क्या है, सोच क्या है, क्या वो सोचता है, ठीक है। और वो कहीं बहुत हद तक, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट हियर अबाउट डिसऑर्डर्स और वो सब है, लेकिन उसका जो इंट्रा कॉन्फ्लिक्ट है, इंटर कॉन्फ्लिक्ट है, उसका जो डेफिसिट इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, उनका हमें बहुत अच्छे तरीके से पता लग सकता है, उसका हमें बहुत अच्छे तरीके से उन स्टोरीज से हमें पता लग सकता है, ठीक है। तो ये एक असेसमेंट के पार्ट है, जिस तरह से हम इंटरव्यू लेते हैं, केस हिस्ट्री लेते हैं, इस तरह से उसकी जो स्टोरी है लाइफ को लेके। एक दो टेस्ट भी है, जैसे वुमेन ट्री टेस्ट है, TAT टेस्ट है, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट है। तो उसमें तो होता ही यही है कि भी एक स्टोरी बनानी होती है, जिसमें एक हीरो होता है, वो खुद को हीरो समझने लग जाता है, फिर वो बताता है ये वो है, ये वो अपनी लाइफ से कनेक्ट करने लग जाता है। तो ये एक किस तरह से कॉन्सेप्ट जो है उनकी लाइफ में चलता है। तो थेरेपी का क्या, थेरेपिस्ट का क्या काम है? थेरेपिस्ट उस स्टोरी को सुनता है, उसमें इंडिकेट करता है। आपने देखा होगा कोई भी पुलिस रिपोर्ट होती है, तो पुलिस वाले जो FIR लिखते हैं, तो पूरा का पूरा मैटर लिखा जाता है, फिर उसमें से उन चीजों को निकाला जाता है कि कौन कौन से चीजें जो हैं, जो ज्यादा, जिनका ज्यादा इम्पैक्ट है, फैक्टर जो डायरेक्टली कनेक्टेड है उस क्राइम से, तो वो भी है एक नैरेटिव अप्रोच होती है। और असेसमेंट में नैरेटिव अप्रोच इन्वॉल्व वर्किंग विद पीपल हु स्टक इन प्रॉब्लम such stories that they are themselves and also that which the society has told them, as well as about themselves, so as to who they are and what their life signify। मीन्स जो गैप जो रहता है बेसिकली, तो एक आदमी का अलग तरह की लाइफ है, हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, हमारी अलग अलग स्टोरी है, अलग अलग लाइफ है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं किस तरह से मेल एडजस्टमेंट है, किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हैं, सोसाइटी की जो डिमांड्स है उनको हम पूरा कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, इंक्लूडिंग फैमिली, सोसाइटी, सबको।
तो ये करता है। दूसरा, नैरेटिव अप्रोच कोई पर्टिकुलर डायग्नोसिस जैसे डिसऑर्डर्स या इस तरह की चीजों को डायग्नोस नहीं करती है, बट उसका जो फोकस है वो अंडर जो क्लाइंट की जो लाइफ एक्सपीरियंसेस है उसको समझना है, क्योंकि उसी को इंटरप्रेट करने से, उसी को पता चलने से हमें बहुत सारी चीजें पता चलता है कि उसका थॉट सिस्टम क्या है, बिलीफ सिस्टम क्या है, उसकी लाइफ में क्या हर्डल्स हैं, क्या कॉन्फ्लिक्ट है, वो सब चीजें पता चलती है। ठीक है, तो की बिलीफ है पीपल और क्लाइंट आर एक्सपर्ट हु कैन हैंडल देयर ऑन लाइफ एंड इट्स प्रॉब्लम। एक और चीज है, नैरेटिव अप्रोच जो है आजकल एक और नया फील्ड है, आपकी बुक में नहीं है मेंशन, वो पॉजिटिव साइकोलॉजी की बात करते हैं। पॉजिटिव साइकोलॉजी जो बेसिकली कैसे हम अपने मेंटल हेल्थ को मेंटेन रखें, कैसे हम अपने मेंटल हेल्थ को कंटिन्यू रखें, मेंटल हाइजीनिंग है, मेंटल हेल्थ को किस तरह कंटिन्यू रख सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो उसमें नैरेटिव अप्रोच का बहुत यूज होता है। तो पॉजिटिव साइकोलॉजी, वेस्टर्न कंट्रीज में आप जाओगे तो कोई भी इंडिविजुअली बैठा बैठा कॉल कर लेता है काउंसलर को कि जस्ट आई वांट टू टॉक यू, व्हाट आई एम डूइंग, दिस इज गुड और नॉट, तो वो बात कर लेता है। दैट इज आल्सो नैरेटिव अप्रोच। तो ये कुछ एम्स हैं इस तरह के नैरेटिव अप्रोच के, आप पढ़ सकते हैं उसको। ज्यादातर है इमोशनल, कॉग्निशन और स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव है एक इंसान का उसकी लाइफ में कि किस तरह से कॉग्निशन उसका हेल्प करता है, उसकी सोच क्या है, उसकी थिंकिंग क्या है, उसके इमोशंस क्या है, उसकी स्पिरिचुअलिटी क्या है। तो उन चीजों के बारे में हम पूरा डिटेल में पढ़ते हैं, डिटेल में जानते हैं, देन वी आर गाइडिंग टू। कुछ स्टेप्स हैं इसमें, टेक्निक्स हैं। एक्सटर्नलाइजिंग द प्रॉब्लम, द टेक्निक दैट नैरेटिव थेरेपी यूज have to do with the telling of the story. They examine the story and look for other way to tell it differently. Means they examine the story and look for other way to tell it differently. They tell it in another way so as to make the person understand the same situation. बहुत बार आपने देखा होगा कि हम एग्जाम्पल्स देते हैं, आपको मान लो किसी को कोई रो रहा है या किसी को कोई टेंशन स्ट्रेस है, तो हम उसको समझाते हैं, तो हम उसको डिफरेंट एग्जाम्पल्स देते हैं, या हम उसको समझाते हैं कि आप देखो इस चीज को इस तरह से देखो, इस तरह से डील करो, इस तरह से कोशिश करो सोचने की, करने की। तो वो क्या है, एक्सटर्नलाइजिंग द प्रॉब्लम। हम उसको दूसरा वे बताते हैं सोचने के, रिकंस्ट्रक्ट करते हैं स्टोरी में कि ठीक है आप ये देखो, इस तरह से अगर मान लो अगर इस तरह से होता तो क्या होता, मान लो फिर क्या होता बताइए। तो नॉर्मली दैट हम क्लाइंट को ही उसको अप्रोप्रिएटली ट्रेन करने की कोशिश करते हैं कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को खुद डील करे। तो नैरेटिव थेरेपी एंड द प्रॉब्लम बिकम द antagonist of the story. Certain behavior are based on particular unhealthy and undesired characteristics. जो भी उसमें जो लैक है, जो डेफिसिट है, या जो भी कॉन्फ्लिक्ट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं, उनको हम मान लो बोलते हैं कि भी आप इन चीजों के बारे में थोड़ा सोचो। सच एज लैक ऑफ पेशेंस, एग्रेसिवनेस, कि कोई बोलता है कि भी मैं अपनी जगह पे ठीक हूँ, मुझे गुस्सा नहीं आता, और कई इंसिडेंट उसने बताए जिसमें कि वो एग्रेशन बता रहा है, तो हम उस चीज को बोल सकते हैं दैट यू कैन। अभी जैसे एक बच्चे का फोन आया मेरे पास, ही इज इन लाइक ही इज अ बिजनेसमैन, फादर के साथ काम कर रहा है। तो उसने डिस्कस किया कि भी हम 5 लोग हैं घर में और आपस में इंटर रिलेशनशिप बहुत खराब है और आपस में हम एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते रहते हैं। तो जस्ट आई आस्क कि यू आर व्हाटएवर लाइक गोइंग ऑन, बहुत लंबा उन्होंने स्टोरी बताया। तो मैंने उनसे पूछा कि आपका क्या रोल है, तो उन्होंने बताया नहीं मैं भी गुस्सा होता हूँ, और फिर उन्होंने बताया कि मैं ठीक करना चाहता हूँ चीजों। तो वो जो एग्रेशन है, उस एग्रेशन की अवेयरनेस उसको होना बहुत जरूरी है, तब जाके वो उस चीज को चेंज कर सकता है। तो तब अगर मान लो गुस्सा चेंज करके क्या होगा आप बताओ, तो वो उसको चीज को अज्यूम करता है, समझता है कि भी अगर वो गुस्सा नहीं करेगा तो क्या हो सकता है बताओ, तो वो फिर बताने लग जाता है कि हाँ ये भी हो सकता है, आप सही बोल रहे हो, ये सब इस तरह से चीजों को ठीक है। जैसे एग्जाम्पल दिया है, would be a child that has a very bad temperament and tend to be aggressive to other kids at school and his parents. The child might feel guilty for his temperament and blaming it on himself. लेकिन वो करता है वो behavior. The counselor will work with him towards isolating that undesired trait
and placing it an external trait, not a characteristics of the individual. मतलब कुछ और डेवलप है कि भी आपको कल से हेल्प करनी है बच्चों की, आपको कल से मतलब ये देखना है किसके पास पेंसिल नहीं है, किसके पास पेन नहीं है, किसी को बुक की तो प्रॉब्लम नहीं है, और किसी को भूख तो नहीं लगी है, खाना लाता है कि नहीं लाता बच्चा घर से, मतलब रादर देन दैट वो उस तरह से, अगर आप इस तरह से करोगे तो क्या होगा, रिकंस्ट्रक्ट कर दिया उस सिचुएशन को, और जो उसके एक्सटर्नल ट्रेट हैं उसको प्लेस कर दिया, मान लो जो दूसरे जो ट्रेड्स हैं, जो एबिलिटी है उसको ट्रेड कर दिया, तो जो एग्रेशन जो है धीरे धीरे इंटरेक्शन बढ़ेगा, कनेक्शन होगा, एक पीयर इन्फ्लुएंस डेवलप होगा, तो धीरे धीरे वो है उस चीज को वो नहीं है, फिर उससे पूछा जाता है बाद में सेशंस में, ओके बताइए अब ये करने से क्या फायदा हुआ, फिर वो बताएगा मुझे तो ये फायदा हुआ, मुझे तो ऐसा फायदा हुआ, मुझे तो इस तरह। आप देखते हो ना टीवी में आजकल एड आती हैं, दैट इज आल्सो नैरेटिव थेरेपी, कि आप टीवी खोलो, टीवी में दिखेगा नशा मुक्ति केंद्र, और मैंने, मेरा भाई ऐसे था, बैठा रहता था, ड्रिंक करता था, और मैं सब हॉस्पिटल में गया, लेकिन मैं यहाँ जब आया तो मुझे यहाँ इस तरह से मिला, तो ये एक नैरेटिव थेरेपी है, इस तरह से मान लो हम हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। तो ज्यादातर रोल है वो क्लाइंट का रहता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है उसका रहता है। इन सम पॉइंट्स लाइक वी आर कलेक्टिंग आल्सो, मल्टी डिसिप्लिनरी टीम भी काम करती है, कई बार हम पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन भी लेते हैं, और कई बार हम मान लो कि भी उसको सपोर्टिव है, जैसे कोई फ्रेंड है उसको भी हम इंक्लूड करते हैं उस चीज में, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट चीज है, आई थिंक फर्स्ट डे हमने डिस्कस किया था कि जो फिजिकल सेटिंग है काउंसलिंग के लिए वो है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग? सर गाइडेंस में हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, और सर काउंसलिंग में हम देते हैं उसका। गाइडेंस एंड काउंसलिंग ये है, इसको ध्यान रखना है आपको, दिस इज ए प्रॉब्लम, ठीक है। बिफोर प्रॉब्लम दैट वी आर गाइडिंग, बिफोर प्रॉब्लम वी आर गिविंग सम इंस्ट्रक्शंस, दैट इज गाइडेंस। आफ्टर प्रॉब्लम व्हाटएवर वी आर डूइंग दैट इज काउंसलिंग। तो ये दिस इज बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल बेस्ड है, ये सिस्टमेटिक है, साइंटिफिक है, ठीक है, टेक्निकल ही है, बट गाइडेंस जो है दैट इज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन एंड दैट वी आर गिविंग दैट व्हाटएवर इंफॉर्मेशन वी हैव। जैसे कि करियर गाइडेंस है, तो आप करियर गाइडेंस काउंसलर है, कई लोग बोलते हैं मुझे करियर काउंसलर बनना, तो करियर काउंसलर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू गैदर लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, करियर को लेके दुनिया में जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितनी ज्यादा आप अच्छे से जान पाओगे, बता पाओगे, उतना ही अच्छा काउंसलर आप कहलाओगे, ठीक है। कोई बोलना चाह रहा है? हैंड रेज किया हुआ है किसी ने? नहीं। तो गाइडेंस एंड काउंसलिंग ये है। दूसरा, काउंसलिंग मैंने पहले भी शायद बताया था कि आप मेट्रो में जा रहे हैं और आप काउंसलिंग कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट, और एक आप एक मान लो प्रॉपर सेटिंग जो है, एक बहुत अच्छे तरीके से बैठे हैं, टेबल है, चेयर है, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, कॉन्फिडेंशियल है, बाहर आवाज नहीं जा रही है, ठीक है, किस तरह से आप बैठे हैं, जैसे एक सोलर सिस्टम है, शायद बताया था मैंने आपको, बताया था मैंने, मैं बार बार ऐसे बोल रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने डिस्कस किया होगा। सोलर बताया था मैंने, SOLER, यस और नो? जो अटेंडिंग है, बेसिकली अटेंडिंग स्किल्स जो होती हैं, आपके इसमें सोलर इसमें है कि नहीं, ये रहा, दैट इज शायद फर्स्ट डे डिस्कशन हुआ था, जो फिजिकल जो एनवायरनमेंट है, दैट की भी हम किस तरह से क्लाइंट के साथ बैठे हैं, किस तरह से हम बात कर रहे हैं, तो वो स्क्वेयरली होता है, फेस टू फेस होता है, हम सामने बैठे हैं क्लाइंट के, हम ओपन पोस्चर में बैठे हैं, ऐसा नहीं है कि हम काउंसलिंग कर रहे हैं, काउंसलिंग के साथ साथ में मोबाइल में भी बात कर रहे हैं, कभी इधर भी कर रहे हैं, कभी उधर भी फाइल देख रहे हैं, लीन लगे, ऐसे लगे कि काउंसलर को कि भी बहुत ही ज्यादा मान लो अवेयरनेस है आपको, जो भी वो कुछ बोल रहे हैं बहुत अच्छे से आप उस चीज को सुन रहे हैं, आई कांटेक्ट है, प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है, रिलैक्स मोड में होना चाहिए, दैट यू शुड नॉट बी इन हरी इन ड्यूरिंग काउंसलिंग। तो जब भी आप अपॉइंटमेंट दो, जब आप रिलैक्स हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये,
ठीक है, इन चीजों को एक प्रोफेशनल वे में बैठना और उस चीज को समझना कि क्या एक पर्टिकुलर पोस्चर है, जब क्लाइंट को भी लगे कि भी हाँ दिस इज वेरी अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट दैट आई कैन डिस्कस विद काउंसलर। तो इस चीज का जो है बहुत ध्यान रखना है ड्यूरिंग काउंसलिंग। आपको जब भी आपके काउंसलर बनने का मन आता है तो सबसे पहले आप सेटिंग को ध्यान में आना चाहिए कि आप कहीं बैठे हैं चेयर पे, आपके सामने टेबल है, बहुत अच्छा सा स्मूथ एनवायरनमेंट है, बहुत ही मान लो प्लीजेंट एक फीलिंग आती है वहाँ। तो इस चीज का बहुत इंपॉर्टेंट है। सीटिंग अरेंजमेंट आल्सो, लाइक कहाँ बैठे हैं, आमने सामने बैठे हैं, फ्रंट में बैठे हैं, ठीक है। काउंसलर और क्लाइंट के बीच में क्या कितनी दूरी है, कैसे बात कर रहे हैं, क्या क्या चीजें रखी हैं। सपोज आप काउंसलर है, आपसे बात मतलब क्लाइंट बात करते करते अपनी उंगलियां चटका रहा है, कभी इधर खुजली कर रहा है, कभी एंजाइटी हो रही है उसको, और आपने पंच बोल दी और उसको प्रेस करने के लिए बोले ये ले लो आप हाथ में, तो क्या होगा कि उसकी एनर्जी जो है वो, जो उसके थॉट्स हैं वो डाइवर्ट हो जाएंगे और वो फोकस कर पाएगा। तो अलग अलग तरह की फिजिकल टेक्निक्स होती हैं ड्यूरिंग काउंसलिंग, एंड दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोर देन थेरेपीज। क्यों मोर देन थेरेपीज क्यों इंपॉर्टेंट है, कोई बताएगा? तो सर ये सब से अगर रैपॉर्ट नहीं स्टैब्लिश होगा तो वो अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में या कुछ भी अच्छे से बता नहीं पाएगा। एग्जैक्टली मीन्स जैसा इन्वायरमेंट होगा, जैसा हम सुनेंगे, जैसा एम्पैथेटिक वे से हम बात कर पाएंगे, समझ पाएंगे उसकी चीजों को, तो वो रेपो एस्टैब्लिश करता है। रेपो एस्टैब्लिश का मतलब क्या है, फिर ट्रस्ट भी डेवलप होगा और मान लो उसका भरोसा बनेगा काउंसलर की तरफ। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज यही है, सबसे इम्पोर्टेंट। और मैंने देखा है दिल्ली में बहुत सारे काउंसलर हैं जो सिर्फ इन स्किल्स के बेसिस पे और उस इन्वायरमेंट के बेसिस पे दे आर अर्निंग गुड एंड दे आर डूइंग गुड, और वहां से लोग निकल के भी बोलते हैं कि भी हाँ मुझे कुछ आराम हुआ, चाहे उन्होंने सिर्फ सुना हो उनकी प्रॉब्लम, थेरेपेटिक इंटरवेंशन नहीं दी है लेकिन सुना हो। तो इसलिए दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव काउंसलर आल्सो, कि सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए काउंसलर को, एम्पैथी हम डिस्कस कर चुके, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड जो ऊपर अप्रोच में भी आया था कि क्लाइंट को ये फील होना चाहिए कि कोई कंडीशनली वो नहीं कर रहा है। ओके, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, क्लाइंट और काउंसलर के बीच में अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड होता है, लेकिन हम तो फीस ले रहे हैं, तो that will cross that unconditional positive regard or not? भाई कंडीशन तो आ गई ना कि हम फीस ले रहे हैं इसलिए हम काउंसलिंग कर रहे हैं, तो that will make impact on unconditional positive regard, उसको इम्पैक्ट करती है फीस। That will not count in that particular. Unconditional positive regard is the emotional state, that emotional relationship, कि एक प्रोफेशनल इमोशनल रिलेशनशिप, जो कि क्लाइंट को ये लगे कि भी जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आप हेल्प कर रहे हैं, तो उसमें आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, मेरे अकॉर्डिंगली समझ पा रहे हैं, और एक लव अफेक्शन और जो एक मान लो गाइडेंस जो होता है, गाइड जो मेंटोर होता है, उसकी तरह हम बात कर रहे हैं। जेन्युइननेस होनी चाहिए, इथिकल जो खासकर इथिकल जो प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए। जेन्युइननेस इन द सेंस ऑफ कि आप खुद ही अपनी स्टेटमेंट्स को चेंज कर रहे हैं, खुद ही आप उस चीज पे कंफर्म नहीं हो रहे, खुद ही आप उस चीज पे रुक नहीं रहे हैं, तो क्या होगा कि प्रॉब्लम। कई बार जैसे होता है, जैसे मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, मैं वहां गया, मैंने वहां पूछा, मैंने फिर जैसे उन्होंने बात की, बात करने के बाद फिर खुद ही तो ये बोल दिया कि ऐसे कर लो, फिर खुद ही थोड़ी सी देर में बोल दिया कि आप ऐसे नहीं ऐसे कर लो, तो वो दोबारा कभी नहीं जाएगा क्लाइंट उसके पास, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। वार्मथ है, वार्मथ रिलेशनशिप जो है, अटेंटिवनेस, जैसे हमने बात की, जो सोलर जो है, अटेंटिवनेस के पॉइंट्स थे वो कि SOLER, स्केयरली, ईगरली, लीन, आई कॉन्टैक्ट, रिलैक्स मोड में होने चाहिए। कंक्रीटनेस होनी चाहिए, हिडन एब्स्ट्रैक्ट नहीं कि भी आप बड़ी बड़ी फिलोसफी की बातें करें और बड़ा बड़ा इस तरह से कॉम्प्लेक्स वे में आप बात करें जैसे तो क्लाइंट को समझ आ रहा है लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा। कंक्रीट होना चाहिए, व्हाटएवर यू आर सेइंग दैट शुड बी appropriately physically you can say that this is going on,
तो उसमें जो कंसेप्ट जो है उसको क्लियर होगा क्लाइंट को और उसको पता चलेगा। दूसरा ऑब्जेक्टिविटी है, क्लैरिटी जो है बेसिकली, मान लो बेसिक है कि आपको पूछा अच्छा सर इसका सॉल्यूशन हो सकता है, मेरी प्रॉब्लम का है, मुझे डिप्रेशन है, क्या मैं ठीक हो जाऊंगा? ठीक है, तो आप बोले उसको घुमा के बात करें, ये करें वो करें, और रादर देन दैट कि भी इफ यू विल वर्क डेफिनेटली इट विल बी इम्प्रूवमेंट। आप अगर जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसा करते रहे, मेडिसिन लेते रहे, तो इसका इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली होगा। तो एक है कि भी हम उसको बोले नहीं ऐसे होता तो नहीं है, बट कुछ केसेस में होता है और कुछ है वो कॉम्प्लेक्स कर देता है, वो क्लाइंट को कहीं ना कहीं मान लो क्वेश्चन मार्क लगा देता है। ओपन माइंडेडनेस इन द सेंस है मतलब आपके दिमाग में कुछ नहीं चलना चाहिए। सपोज यू आर अटेंडिंग क्लास राइट नाउ, आप मुझे सुन रहे हैं, आपके हाथ में बुक्स भी होंगी, लेकिन आप कहीं कहीं कनेक्ट हो जाते हैं किसी पॉइंट को लेके, कहीं से कहीं कनेक्ट हो जाते हैं, अपने एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंसेस, लाइफ एक्सपीरियंसेस से भी कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो that it should be if we are doing something like we should focus on that। हमें पता होना चाहिए कि भी क्या सही नहीं है क्या नहीं है। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि भी हम ऐसा कुछ बोल देते हैं जिसको जो बोलना हार्ड होता है क्या पता क्लाइंट के लिए, लेकिन वो हमें पता होता है कि वी आर अवेयर दैट वी आर यूजिंग दिस वर्ड्स, और हम अपने इमोशंस को कंट्रोल ना करके हम उस चीज को बोल देते हैं, तो वो मान लो पर्टिकुलरली कंट्रोल में नहीं रहता। सेंसिटिव है, सेंसिटिविटी है, एम्पैथी से रिलेटेड ही है कि हमें सेंसिटिव होना चाहिए उस प्रॉब्लम को लेके। ज्यादातर जैसे अगर हम बोलते हैं अभी कोई क्लाइंट आया और सपोज अभी जैसे मेरे पास फोन आया कि भी मेरा डिसेबिलिटी एडमिशन नहीं हो रहा है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बन गया, मेरा एडमिशन नहीं हो रहा स्कूल में, गवर्नमेंट ने मुझे अलॉट कर दिया स्कूल, बट स्कूल इज नॉट गिविंग दैट एडमिशन। तो वो उसको अपने बच्चे का एडमिशन दिखाई दे रहा है, सिंपल, बट आई नो दैट हाउ इम्पोर्टेंट दैट इज कि भी उस बच्चे का वहां उस घर के पास के स्कूल में स्पेशल नीड बच्चा है और उसका एडमिशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके बेसिस पे ही जस्ट है मैंने पेन लेके मैंने उस चीज को कि भी ठीक है विल टॉक टू हेड ऑफिस टू डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, और ऐसे मेल करके मतलब वो सेंसिटिविटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम सेंसिटिव कब होंगे, कैसे होंगे? हो सकता है बहुत बार क्लाइंट जो है एग्रेसिव हो जाता है, या उसकी ड्रेसिंग सेंस आपको पसंद नहीं है, या उसका बिहेवियर पसंद नहीं है आपको, लेकिन दैट वी आर एबल टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, दैट व्हाई ही और शी केम हियर। कई बार क्या होता है कि फीस देने की बारी आती है एक सेशन में, और हाँ जी कितने पैसे, इतने पैसे, ठीक है ये लो जी, नहीं 200 रुपीज ऊपर रख लो आप, ठीक है। तो वो जो पर्टिकुलरली जो उससे एक स्टेट पता चलती है क्लाइंट, व्हाट द क्लाइंट इज थिंकिंग अबाउट काउंसलर। तो हमें उस तरह की सेंसिटिविटी होनी चाहिए कि भाई क्लाइंट के मन में एक काउंसलर को लेके क्या है, तो वो क्लैरिटी जो है वो इम्पोर्टेंट है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये जो अभी अब काउंसलिंग है, थेरेपीज, और वो तो आप कितना यूज करेंगे नहीं करेंगे लाइफ में, या प्रैक्टिकल लाइफ में कितना यूज हो रहा है अभी प्रैक्टिस में, बट ये स्किल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बगैर आप काउंसलिंग फील्ड में काम नहीं कर सकते। नॉन डोमिनेंस है, डोमिनेंस नहीं होना, अपनी बात को नहीं रखना, मैं बोल रहा हूँ, जैसे वकील होते हैं, डॉक्टर होते हैं, तो वो क्या होता है डोमिनेंस शो करते हैं कि भी हमें पता है, ठीक है। कन्फ्रंटेशन है, व्हाटएवर यू आर गिविंग जस्ट चेक कि वो चीज वहां तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। सेंस ऑफ ह्यूमर है, प्रेजेंस ऑफ माइंड है, ये होना चाहिए, ये सारी चीजें जरूरी है, ठीक है। काउंसलिंग के गोल्स हैं, डेवलपमेंटल गोल्स हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लाइक चाइल्ड डेवलपमेंट है, किसी एक पर्टिकुलर इश्यू को लेके हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो लाइफ स्पेन डेवलपमेंट की बात करते हैं, साइकोसेक्सुअल स्टेजेस की बात करते हैं, उसके बिहेवियर के डेवलपमेंट की बात करते हैं। प्रिवेंटिव गोल्स हैं, लाइक जब गाइडेंस हम देते हैं, जब प्रॉब्लम से पहले अगर हम बताते हैं कि इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं तो आपको इस तरह से डील करना है। जैसे प्रिवेंटिव गोल्स ज्यादातर हैं, जैसे एड्स एंड काउंसलिंग, जो कैंसर काउंसलिंग है कैंसर पेशेंट की, तो वहाँ फर्स्ट सेकंड स्टेज में ये है प्रिवेंटिव काउंसलिंग दी जाती है, जो कि वो अपने आप को प्रिपेयर कर पाता है, उससे उसकी विलिंगनेस और इनसाइट जो डेवलप होती है। एनहांसमेंट है, कुछ डेवलपमेंट करना है, मतलब पर्टिकुलरली किसी एक चीज में इजाफा करना है, किसी एक चीज में बढ़ाना है, तो हम काउंसलिंग करते हैं। एक्सप्लोरेटरी गोल्स जो है ज्यादा एक्सप्लेन करना, डिस्क्राइब करना, दैट वी आर
giving the identification of the problem, we are giving the what are the factor responsible, how the consequence will be make influence of that problem. तो इस तरह की जो चीजें हैं वो आती है. रेनफोर्समेंट गोल ज्यादातर जैसे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में होता है, हेल्थ साइकोलॉजी में होता है, स्टूडेंट्स के साथ में होता है कि काउंसलिंग करते हैं, लाइफ स्किल ट्रेनिंग है, वो क्या है, रेनफोर्समेंट गोल्स हैं. कॉग्निटिव गोल्स हैं, जब हम कॉग्निशन की बात करते हैं, थिंकिंग, इंटेलिजेंस, उसके अटेंशन, कंसंट्रेशन और इनसे रिलेटेड जो हम बात करते हैं. फिजियोलॉजिकल जो गोल्स हैं वो सारे जो पर्टिकुलरली उसकी जैसे साइकोसोमेटिक अप्रोच है. साइकोसोमेटिक क्या है कि उसको कोई फिजिकल प्रॉब्लम होती नहीं है बट उसकी क्रॉलिंग और इस तरह से चीजें सेज होती हैं, ब्लड प्रेशर है या हाई कोलेस्ट्रॉल है, इस तरह से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, तो हम फिजिक के बारे में बात करते हैं उस टाइम पे. और जो इमोशन से रिलेटेड बातें हैं, जो पर्सनैलिटी है, जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, इनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, दैट इज साइकोलॉजिकल गोल्स विल काउंट. तो रोल ऑफ काउंसलर्स इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, एक तो जैसे अभी किसी ने बताया भी था कि रेपो एस्टैब्लिश करना और प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, एक्सप्लोर करना, प्लानिंग करना कि किस तरह से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो, कौन सी अप्रोच हम यूज करेंगे, क्या स्टेप्स यूज करेंगे उसमें, और उसका फिर एप्लीकेशन और टर्मिनेशन. लास्ट में टर्मिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक इट विल गिव कन्फर्टेशन आल्सो, हमें बताती है कि भी किस तरह से जो आपने डील किया है क्लाइंट के साथ में वो अप्रोप्रिएटली उसका कुछ फायदा हुआ है कि नहीं हुआ है. ठीक है, तो ये कुछ अलग अलग चीजें हैं, बिहेवियर अप्रोच है. और मैं एक्चुअली खुद ही कई बार कंफ्यूज हो जाता हूँ कि कौन सा ब्लॉक है, बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं इसमें. एक ये है, एक आपका करियर काउंसलिंग गाइडेंस में किस तरह से रोल है, और एक मल्टी कल्चरल काउंसलिंग जो है, कल्चर का क्या रोल है. वो 3 जो यूनिट है हम नेक्स्ट टाइम करेंगे. ओके, तो हाउ मेनी ऑफ यू आर लाइक prepared yourself as a counselor? अपने आप को किस तरह से प्रिपेयर कर रहे हो आप, किस तरह से तैयारी कर रहे हो एक काउंसलर होने के लिए? यस, अखिलेश. हाँ सर. किस तरह से अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं आप काउंसलर के लिए? सर मैं लिसनिंग स्किल अपनी बढ़ा रहा हूँ, मैं ज्यादा सुनता हूँ, पूछता हूँ अगर कोई बात, जब तक उसके बाद ही मैं किसी को इंटरप्ट करना मैंने छोड़ दिया है बीच में बात करते समय. वेरी गुड, लाइक आप पहले इंटरप्ट करते थे, अब आपने छोड़ दिया है. जी हाँ, मैं पहले पूरा मौका देता हूँ, उसके बाद ही फिर मैं अपनी बात आती है. वेरी गुड, कोशिश कर रहा हूँ ऐसे. और मोनिका? यस सर, मेरे साथ भी ये इशू है, जैसे अखिलेश जी ने बोला कि भाई मैं मतलब बीच बीच में बोलना और टॉकेटिव में बहुत ज्यादा हूँ. तो टॉकेटिव होना अच्छा है बिकॉज आई एम गुड एट कम्युनिकेशन, बट इस फील्ड में या इस प्रोफेशन में सामने वाले को भी, चाहे वो टॉकेटिव है या नहीं है, उसको इवन इन्फ्लुएंस करना है कि वो टॉकेटिव हो पहले, उसको क्लैरिटी देना है कि पहले उनका कम्युनिकेशन हो आप तक आए, देन यू आर सपोज्ड टू टॉक और कम्युनिकेट. तो मैं भी लिसनिंग पे ही फोकस करी बिकॉज आई एम नॉट अ गुड लिसनर. आपके लिए नहीं बोल रहा, बट जो ज्यादा टॉकेटिव होते हैं उनका जो आइडियल सेल्फ हाई होता है, और जो जजमेंटल ज्यादा होते हैं, इमीडिएटली दैट दे हैव इन देयर पर्सनालिटी की भी दे हैव सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग. तो इस टाइप का जो एक बिलीफ भी होता है, तो वो कहीं ना कहीं काउंसलिंग में जो है देयर इज नीड टू चेंज दिस बिहेवियर एंड दिस स्किल्स, क्योंकि काउंसलिंग बिल्कुल अलग है. काउंसलिंग में आपको सबसे जो पहली चीज है कि लिसनिंग तो है ही, लिसनिंग के साथ साथ में भी व्हाट यू आर सेइंग, किस फ्लो में आप बात कर रहे हैं, किस तरह से आप बात कर रहे हैं, उसका बहुत इम्पोर्टेंट है. अभी जैसे एक स्टूडेंट थी, तो वो बहुत ही ज्यादा बोलने वाला, उसने रेकी हीलिंग और ये पता नहीं क्या क्या वो क्या बोलते हैं उसको, कौन सी ट्रेनिंग होती है, एनएलपी ट्रेनिंग, और ये पता नहीं बहुत सारी चीजें कर रखी. तो काउंसलिंग उनसे अलग है, साइकोलॉजी उनसे अलग है, लेकिन उन्होंने मर्ज कर रखा, एंड दैट शी इज हैविंग मोर ओवर कॉन्फिडेंट. तो काफी उन्होंने मास्टर डिग्री कंप्लीट कर लिया, और वो काफी फोन करके, सर मुझे ये वो ऐसे, मतलब भी ठीक है, जस्ट वी विल गिव टू ए चांस टू यू.
तो हमने उसको एक सेंटर में बुलाया और जस्ट हमने उसको 2 क्लाइंट दिए कि ठीक है आपको जस्ट ये पता करना है कि प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, उनकी सुननी है। जैसे वो बहुत टॉकेटिव था, एक जो बहुत टॉकेटिव था, लेकिन हुआ उल्टा कि वो ना तो वो सेटिस्फाई हुआ और ना ही वो एज ए काउंसलर वो सेटिस्फाई हुई। वो बोल रही है सर आपका तो क्लाइंट ही खराब है। तो ये जो स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ कि जो उनकी जो फीलिंग है, सेल्फ है जो उनका ना, वो जो एक्चुअलाइजेशन है, जो वो पर्टिकुलरली उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाए कि भी क्लाइंट ने उनको सुना नहीं। तो क्लाइंट कभी भी खराब नहीं होता, क्लाइंट बैड और रॉन्ग और राइट और ये सब चीजें नहीं होती। तो क्लाइंट तो एक प्रॉब्लम है। इट मींस उनका क्या क्या प्रॉब्लम रही कि उनके एम्पैथी डेवलप नहीं कर पाए, वो कॉन्फिडेंस रेपो एस्टैब्लिश नहीं कर पाए, ठीक है। दूसरा उनका ओपिनियन है कि भी वो बार बार मुझे सुनाई दे रहे थे कि आई एम आल्सो मदर, लाइक आई एम आल्सो मदर, मैं ऐसा करती हूँ, मैं ऐसा करती हूँ। तो लेकिन हम उस तरह से ये नैरेटिव जो स्टोरी जो है ये हमें प्लान करनी पड़ती है। हम उस चीज को ये नहीं कर सकते दैट ओके मे बी दिस इज पॉसिबल कि आपकी लाइफ में ये हुआ है, जरूरी नहीं है कि सबकी लाइफ में ऐसा हो, ठीक है। जितने काउंसलर लोग हैं उनकी भी तो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनकी भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं, अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। बट वो जब प्रोफेशनली बैठते हैं तो एक अलग ओरा होता है, एक अलग तरह की मान लो स्किल्स होती है उनके पास। वो हमें उन चीजों को काउंसलिंग में समझना जरूरी है। अभिषेक कुछ कहना चाह रहे? Just I'm asking because this is very important question. You are in second year. आप MAPC करने के बाद शायद आप लोगों के साथ इंटरेक्शन कम होगा, बट और आप लोग ढूंढते रहोगे फिर बहुत सारी चीजें। तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्डली पूछ रहा हूँ आपसे कि हाउ यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर एज ए काउंसलर। आई वांट टू स्पीक सर। मैं कम से कम मान लो 15,000 स्टूडेंट्स को जानता हूँ MA साइकोलॉजी, सिर्फ जो कि विजन इंस्टीट्यूट से पास आउट हुए हैं अभी तक। और उन 15,000 में मैं अभी उनको जानता हूँ जो काम कर रहे हैं। तो उसमें एक गैप है, वो गैप को आप अभी फिल कर सकते हैं। अपनी जो प्रैक्टिस किस तरह से होती है, किस तरह से पर्सनैलिटी का इम्पैक्ट होता है, किस तरह से चीजों को सीखना। मैं ये भी नहीं कह रहा कि भी दैट यू विल चेंज कि आप बहुत ही पोलाइट बन जाएं अपनी लाइफ में, बहुत ये नहीं। बट काउंसलिंग में क्या हो, अपनी पर्सनल लाइफ में ओके, बट काउंसलिंग में क्या हो सकता है? यस मोनिका। So I want to speak. May I? Yes. Okay. वो मेरा थोड़ा प्रॉब्लम है टॉकेटिव का, तो मैं मतलब रोक नहीं पाया, मैं बीच बीच में आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, तो मैं अपना कंप्लीट कर लेती हूँ। एक्चुअली मैं ये कोर्स कर रही हूँ, मुझे साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है इस करके। तो मेरा ब्रदर मुझसे 1 साल से यही क्वेश्चन पूछा है, तुम साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, तुमने 1 साल क्लियर भी हो गया, तुम्हारा क्या है, तुमने एप्लीकेशन क्या है तुम्हारा? तो मेरे पास आंसर नहीं था बिकॉज मैंने एप्लीकेशन अभी किया ही नहीं। अभी तो मैं सिर्फ आई एम जस्ट इनहेलिंग जो भी आप सब टीचर्स हमें नॉलेज आपसे मिल रहा है। अभी हम वो इतना हैवी है ना कि मतलब इतना जल्दी से ना आप नहीं कर सकते, क्योंकि मैं आई डू नॉट बिलोंग फ्रॉम दिस बैकग्राउंड एक्चुअली, कि मैंने साइकोलॉजी कभी पढ़ा नहीं। बस एक था कि आप एक स्टेटमेंट जो होती है आई एम नॉट हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ दिस सब्जेक्ट, जबकि मैं बोलूंगा कि दुनिया में एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हर इंसान कनेक्टेड है डायरेक्टली। Definitely, that's why I choose this because I want to do. Why I want to do? Because internally मुझे लगता है I can do ना, तभी तो that's why I'm here. तो ये राइट टाइम था, शायद मैंने अभी एडमिशन लिया और मुझे बहुत अच्छे लगे सारी क्लासेस, सारे सब्जेक्ट्स। नहीं, जो ओपिनियन है, देखो मानना जो है ये भी एक बिलीफ है दैट यू आर सेइंग कि भी ये इस तरह की चीजें होती हैं और मान लो हम नहीं कर पा रहे या हमें नहीं पता ये, जबकि आपके फर्स्ट ईयर में आप देखोगे आपकी प्रैक्टिकल्स हुई थी, उसमें एक प्रैक्टिकल थी VSMS। जितने भी ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट हैं इंडिया में या जहाँ ट्रेनिंग होती है साइकोलॉजिस्ट की, वो भी सीखते हैं, वो कंपलसरी है। और उसी के बेसिस पे आज डायग्नोसिस है, उसी के बेसिस पे आज इंटरवेंशन है, उसी के बेसिस पे हम असेसमेंट करते हैं। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि एज ए साइकोलॉजी स्टूडेंट इफ यू विल थिंक दैट समथिंग विल कम, जैसे आसमान से कुछ आएगा और आपके दिमाग में घुस जाएगा, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिसेस जो हैं, जैसे अभी सर ने बताया कि आई चेंज, वो बेशक एक पॉइंट हो लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो चीज है टेक्निकली आपने क्या सीखा, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप एक नोट्स बनाओ,
आपका एक तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, दूसरा आपको अंडरस्टैंडिंग होगी, तीसरा ब्रॉडली आप समझ पाएंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं तो किस थेरेपी किस अप्रोच से रिलेटेड है, ठीक है। दूसरा जो असेसमेंट हुई है उनका क्या रोल है, और कितनी ऐसी असेसमेंट्स हैं जो आपको सीखनी है और उनका क्या क्या रोल है, रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है साइकोलॉजी का, ठीक है। दूसरा जो थॉट्स है, आइडियल सेल्फ, रियल सेल्फ, बिलीफ जो है, पहले तो हमें अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, फिर दैट वी कैन चेंज अदर्स। पेशेंस। तो इन चीजों को थोड़ा सा सीरियसली लो, बट अभी तो आपका एक और चैलेंज जो है, एक और चैलेंज डेवलप हुआ है कि एज ए साइकोलॉजिस्ट आप जब काउंसलर बनेंगे तो आपको थोड़ा